तो मैं स्वागत करूंगा आईटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति के लिए आपने एक मुद्दा उठाया था। एमएमआरडीए का जगह का जो लीज है वो 4000 करोड़ के आसपास तक का बकाया है। आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीआई ने जुर्माना भर दिया, इनकम टैक्स ने जुर्माना भर दिया, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनी हो, उन्होंने उस जुर्माना को नहीं अदा किया, कोर्ट में चैलेंज किया। जियो और पेटीएम जैसे कंपनियों ने प्रधानमंत्री का फोटो इस्तेमाल करके प्रमोशन किया था अपने ब्रांड को बनाने के लिए। कानूनी कार्रवाई हुई तो 500 रुपया फाइन देके छोड़ दिए गए। तो हमारा जो दादर का जो कोर्ट है, तो उसको अनाड़ी कोर्ट कहते हैं दुर्भाग्य से। अब अक्सर सड़क पे चलते हुए पुलिस वाले हमेशा साइड में खड़े रहते हैं और वो एक्टिवा को, टेम्पो को रोक के लाइसेंस चेक करते हैं, इंश्योरेंस चेक करते हैं, पीयूसी चेक करते हैं कि ये पुलिस आरटीओ का काम क्यों करती है या फिर ये इनके दायरे में है। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि सरकार ने भी बीच में कई बार इसका मैसेज दिया है कि अगर कोई इस चीज़ ऐसी होती है तो आप उसको रुकाइए मत, आप फोटो करके उसको अपलोड कीजिए। अनधिकृत लाल नीली बत्ती। हमारी मुंबई की महापौर जो बनी है अभी रितु तावड़े जी, उनकी गाड़ी पे लाल और नीली कलर की बत्ती चल रही थी। जी। जिसका आपने आईटीआई के थ्रू या फिर आपने लेटर डाल के किया कि यह गलत है और बीएमसी ने दूसरे दिन ही संज्ञान लिया और गाड़ी से निकाला। एमएलए एमपी का जो स्टिकर लगाए घूमते लोग, इसके पहले भी लाल बत्ती लोग, प्राइवेट लोग भी लगाते हैं। इसकी मैंने शिकायत सरकार को भी कर चुका हूँ। जब सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हमें वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए, जबकि कानून 2007 से था। काफी ऐसे लोगों का मानना है कि आईटीआई कार्यकर्ताओं को वसूली वाला भी बोला जाता है जी। क्या गवर्नमेंट आईटीआई कार्यकर्ता को किसी तरह का आय या सैलरी देती है? नहीं, क्यों देगी सरकार? कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं लगता है कि ये उंगली कर रहा है। आपको कोई धमकी या फिर आपके ऊपर ऐसा कोई जीवन के ऊपर घात होने का कोई प्रयास हुआ है? कल अगर मैं अनिल गलगली को धमकाऊं, हमला करूं, तो सर आप बोल रहे हैं कि ये आईटीआई तो कहीं भी मार लेते हैं और लोग इतने इश्यूज नहीं आ रहे। मालोनी, मुंब्रा इस लोकेशन पे भी करते होंगे। मुंबई महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, पुलिस डिपार्टमेंट, हमने कई बार मांग की है कि जो भी व्यक्ति आरटीआई डालता है उसका एप्लीकेशन, उसको आप जवाब देते हैं, उसका रिप्लाई आप वेबसाइट पर ऑनलाइन कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़े डिफॉल्टर्स की जानकारी मांगी थी जी, जिसका जवाब आपको नहीं मिला। आपको क्या लगता है यह सिस्टम की मिली भगत है? सर आप बोले कि राजनीतिक पार्टियां आईटीआई के एक्ट में आ जाएंगी कभी ना कभी, लेकिन तब तक क्या अनिल गलगली राजनीति में आ जाएंगे? नहीं, देखिए कि राजनीति एक अलग विषय है, क्योंकि जब आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर हो, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हूँ। सबसे ज्यादा आईटीआई किस चीजों पे मारा जाता है, किस चीज की जानकारी सबसे ज्यादा मारी जाती है? देखिए, अगर हम मुंबई की बात करते हैं कि मुंबई महानगर पालिका, सबसे ज्यादा लोग मुंबई महापालिका से जुड़े हुए हैं। आज भी स्लम में जो पहले महले पर रह रहे हैं, अगर उनके पास पुरावा है 1995 का या 2010 का जो कानून के हिसाब से अलग अलग लाइट बिल है, नीचे अलग ऊपर अलग, तो उन्हें भी एसआरए के तहत घर मिलना चाहिए। आज 1995 से जो एसआरए का जो एक झुंझुना सरकार ने लोगों को दिया है, आज तक वो एसआरए कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। जो सबसे बड़ा एसआरए सबसे पहला शुरू हुआ था महायुति के राज में, आज तक वो कंप्लीट हो नहीं पाया है। कई सारे एसआरए योजना बंद हो चुकी है। कोई साउथ से तमिलियन है, कोई नॉर्थ से यूपी वाला है या बिहारी है या कोई दिल्ली से आया है, अगर वो मुंबई में पैदा हुआ है तो ये फैसिलिटी उसे भी मिलना चाहिए कि जो मुंबई लोकल है उसकी बात कर रहे हैं आप। देखो, जिसके पास मुंबई महानगर पालिका का बर्थ सर्टिफिकेट हो, जी, एक ही लाइन में बोलता हूँ, हाँ, वो पैदा हुआ है तो निश्चित तौर पर मुंबई का रहे। जितने भी ई टेंडरिंग हो रहे हैं सब नगर सेवक की ही प्राइवेट कंपनी ई टेंडरिंग कर रही है। मुंबई में एक चेन बनी हुई है, हर वार्ड में जो नगर सेवक होते हैं उसकी 2-4 कंपनियां होती है। 26/11 का जो प्लानिंग था, प्लानिंग में कहीं ना कहीं प्लानिंग करने के बाद 20% हाथ था भारतीय मीडिया का जो उन्हें खबर दे रही थी। मेरा मानना है कि 20 नहीं 100% था। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल विद गौरी शंकर में आपका स्वागत है। हर बार मैं नया कुछ आपको सिखाने के लिए और सीखने के लिए लेकर आता हूँ। आप और मैं हमेशा अपने वीडियो पे, और मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। यहाँ तक कि जब आप वीडियो में देखते हैं तो आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं कि मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश किया इस बिंदास बोल विद गौरी शंकर में जो खुलकर लोग कैमरे पे नहीं बात करते। आज ऐसे ही शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जहां पे ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम सबको इतनी बारीकी से नहीं पता है। हमने बहुत सी चीजें सुना है, कानून में बहुत सी ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम तक नहीं पता है लेकिन हैं। आज खुलकर हम बात करेंगे एक मुंबई के और महाराष्ट्र के, मैं कह सकता हूं आईटीआई में एक प्रसिद्ध एक ऐसा नाम जहां पे कभी कभी मैं अगर यह बोलूं तो गलत नहीं है कि मुंबई या महाराष्ट्र सरकार भी सजेशन लेने के लिए
इन्हें इस्तेमाल करती है कि आप इसमें आपका व्यू क्या है, क्योंकि इनके एक्सपीरियंस, इनके नॉलेज और इनके अब तक शासन से जो डील किया हुआ है उसके एक्सपीरियंस इतने टाइम के हैं कि इन्हें बहुत कुछ पता है। तो हम आज इनसे सीधी बातें करेंगे, बिंदास होके बातें करेंगे और कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। तो मैं स्वागत करूंगा आईटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आप आईटीआई एक कार्यकर्ता हैं, एक प्रसिद्ध आईटीआई कार्यकर्ता हैं। ऐसे बहुत से सवाल होंगे आज जो हम लोग आईटीआई के रिलेटेड बात करेंगे, और ऐसे भी सवाल होंगे जो आईटीआई के रिलेटेड ना हो, सामान्य नागरिक जो सुनना चाहे, क्योंकि आप जो बोलेंगे आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग है जो समाज को एक सही दिशा दे सकती है। सबसे पहले तो सर, ये आईटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा छोटे में एक परिचय चाहता हूं कि अनिल गलगली ऐसा ना लोगों को लगे कि साकीनाका से ही आए, क्योंकि साकीनाका आ जाता है आपके नाम के आगे। लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके बारे में जानना चाहूंगा। बचपन क्या है आपका, कहाँ पैदा हुए, आपके परिवार क्या है, परिवार में कौन कौन है और क्या एक्टिविटी आपकी है? देखिए कि मुंबई के साकीनाका में ही मेरी पैदाइश हुई है जी। बचपन से आज 50 साल हुए हैं वहीं पर रहते हैं। और वहाँ का जो परिवेश था, वहाँ का जो एक माहौल था, उस परिवेश में हम पूरी तरह से ढह गए। निश्चित तौर पर स्कूल की जो पढ़ाई मराठी माध्यम से हुई और उसका काफ़ी लाभ हुआ। उसके बाद महाविद्यालय में गए, मैंने मुंबई विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में डिग्री भी हासिल की। और उसके बाद कई सारे ऐसे सामाजिक विषय थे जिसे लेकर हम जब महानगर पालिका सरकार से जद्दोजहद करते थे, उस वक्त आरटीआई कानून महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हुआ। तो जो जानकारी हमें जद्दोजहद करके मिलती थी वो आरटीआई के बाद आसानी से मिलने लगी। तो हमने उसको एक हथियार बनाया। उसके जरिए चाहे सरकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, या जो भ्रष्टाचार करने वाला जो नेक्सस हो, उस पर नियंत्रण पाने के लिए हमने इस हथियार का इस्तेमाल किया। और निश्चित तौर पर मैं भारत सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, सभी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक कानून दिया। क्योंकि आरटीआई ऐसा कानून है, इसे क्यों कहते हैं दूसरी आज़ादी। हाँ। क्योंकि हमको पहली आज़ादी तो मिली जी, लेकिन उस आज़ादी मिलने के बाद से आज तक हमें पूछने का अधिकार, जानने का अधिकार नहीं था। जब सरकार ने अधिकार दिया तो हमें दूसरी आज़ादी मिली। अच्छा। तो निश्चित तौर पर ये आज़ादी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आम नागरिक सरकार से सीधी बात कर सकता है, सरकार से सवाल कर सकता है, और जो समस्या है, जो जनप्रतिनिधि सुलझाने में कई बार असमर्थ होते हैं या जानबूझकर वोट बैंक के चलते नहीं सुलझाते, तो एज ए नागरिक, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता उस आरटीआई के जरिए आप प्रेशर बनाकर उस काम को करवा सकते हो। लेकिन क्या यह आईटीआई कानून जो आप बोल रहे हैं पहले से नहीं था? ये 2005 में आया है ये एक्ट आप बोल रहे हैं। तो मैंने एक किताब में पढ़ा था, हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन्होंने ये प्रावधान तो अपने संविधान में ही लाया था। तो अगर ये प्रावधान पहले से कानून में था तो इसको लागू करने के लिए 2005 इतना समय क्यों लगा? देखिए कि भारतीय संविधान की यही बड़ी खूबी है कि उन्होंने उस वक्त लोगों को जानने के अधिकार और जो सवाल पूछने का अधिकार अपने संविधान में स्पष्ट किया गया है, किया हुआ था। यस। लेकिन हमारे देश में जिस तरह की जो कानून की व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, वो ब्रिटिश तो हमारे देश से चले गए, मगर वही कानून, वही जो एक प्रकार की जो मानसिकता बनी हुई थी। हमारे जो राजस्थान में सबसे पहले 1997 में सूचना के अधिकार का इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद कर्नाटक, हमारे महाराष्ट्र में सूचना अधिकार जो कानून है आते आते हमें 2002-2003 लग गए। लेकिन उस कानून की कुछ सीमाएं थी, कुछ दायरे थे, उसमें भी अगर आप सवाल पूछते हो तो आप सवाल क्यों पूछ रहे हो ये भी आपको बताना पड़ता था इसके पहले। अच्छा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यूपीए सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कमेटी बनाई, जो हमारे संसदीय जो अलग अलग जो सदस्य थे, उस कमेटी ने, जो वीरप्पा मोइली की कमेटी थी, उन्होंने पूरे अन्य अन्य देशों के आरटीआई के जो कानून है, उसकी जो महत्वता है, उसका पूरा अध्ययन करके 2005 में केंद्र सरकार के पास एक मसूदा सौंपा। उस मसूदों को बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद पूरे देश में एक देश एक कानून, क्योंकि आरटीआई एक ही कानून बनाया गया, उसे केंद्रीय कानून का दर्जा दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं कि केंद्रीय सूचना का अधिकार 2005। लेकिन उसमें सरकार ने एक थोड़ी सहूलियत बोले, लेकिन उस सहूलियत का लोग अभी
गलत लाभ उठा रहे। उड़ा रहे हैं। उन्होंने हर राज्य को अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजिंग करने का अधिकार दिया। जैसे महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि आरटीआई की फीस 10 रुपये है, जी लेकिन अन्य राज्यों में वही फीस ज़्यादा भी है। फर्स्ट अपील की फीस 20 रुपये है, अन्य राज्यों में डबल भी है, ट्रिपल भी है। तो राज्यों ने अपने अपने मुताबिक उस कानून की परिभाषा को थोड़ा सा बदला, कुछ जगह पर फीस का स्ट्रक्चर बदला, कुछ जगह पर निर्बंध भी लगाए। तो लेकिन 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार में इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया और ये कानून आज भी हमारे देश में लागू है। अच्छा सर, ये लोग जानते हैं आप आईटीआई के इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो लोग अपने इश्यूज को आप तक कैसे लेकर आते हैं? किस माध्यम से लेकर आते हैं? मतलब आपके कार्यालय पे आते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं, फोन से कैसे कनेक्ट करते हैं आपसे? देखिए कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक के माध्यम से, मेरा फेसबुक पेज भी है, ट्विटर के माध्यम से लोग अपनी शिकायत को बताते हैं। कई बार इनबॉक्स में लोग शिकायतों को भेज देते हैं। कई लोग समय लेकर कार्यालय में भी आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको मार्गदर्शन करें, क्योंकि कई ऐसे संस्थाएं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आरटीआई कैसा किया जाए उसके लिए भी शुल्क लेते हैं। अच्छा, लेकिन सिखाने का। सरकारी हमें 10 रुपए में सेवा दे रही है, तो हमें कोई शुल्क लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वही व्यक्ति आरटीआई डाले। कई लोग खुद की समस्या लेकर आते हैं, अनिल गली को यूज करके आप आरटीआई करोगे तो कोई उसका कोई लाभ होगा नहीं। हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति एक बार मेरे पास आया, उसको इतना ट्रेन करो, उसको इतनी समझ दो कि दूसरी बार और 4 लोगों को समझा दे। तो ये एक जो सकारात्मक की जो चेन है, ये भी एक बड़ी चेन है कि आपने एक आदमी को मदद किया। जब व्यक्ति पूछता है कि सर आपकी क्या फीस है, हमारी कोई फीस नहीं है, आप हमारे से क्या चाहते हैं? हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि और 4 लोगों का भी चीज़ बताए, वो भी निःशुल्क, समय देकर। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ों को हमने पिछले 20-22 सालों में किया है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या आरटीआई का क्षेत्र हो। तो निश्चित तौर पर ये जो चेन बनती है सकारात्मक की, उससे आज देश में बदलाव हो रहे हैं, लोगों को कानून की जानकारी मिल रही है और लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। जी सर, एक आपने बहुत बार अपने अलग अलग इंटरव्यूज में समझाया है कि एक सामान्य नागरिक, जैसे मेरा सवाल है, एक सामान्य नागरिक कैसे आईटीआई डालेगा, उसके बारे में एक छोटा सा मेरे दर्शकों को बताना है कि कैसे वो डाले कि आईटीआई में डाल सकता हूँ, एक सामान्य नागरिक। देखिए कि आरटीआई आपको अगर किसी विभाग में आपको पंजीकृत करना है तो उसकी 2 उन्होंने सरकार ने प्रक्रिया बनाई है। एक होती है ऑनलाइन, एक होती है ऑफलाइन। आपको कोई टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग टाइपिंग करके आरटीआई डालते हैं। आप एक सादे कागज़ पर भी आरटीआई एक्ट 2005 लिखना है आपको। प्रति जो भी जन सूचना अधिकारी होगा, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट की जानकारी होने की आवश्यकता है। जन सूचना अधिकारी, उस विभाग का नाम, उसके बाद आपको लिखना है कि प्रति महोदय कि इस विषय को लेकर हमें जानकारी चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी मुंबई में हमारे बुलेट ट्रेन का काम शुरू है, मेट्रो का काम शुरू है, दर्शकों की आसानी के लिए। अगर आप बुलेट ट्रेन का काम कौन सी कंपनी कर रही है, इसकी मियाद क्या है, इसके कितने पैसे लागत हुई है और देरी क्यों हो रही है, ये 4 सवाल हर एक मुंबई करो के दिमाग में है। जैसे मेट्रो के काम भी स्लो चल रहे हैं, बुलेट के काम स्लो चल रहे हैं, तो आपको सिंपल है, आपको 4 सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रति जन सूचना अधिकारी, मेट्रो जो भी डिपार्टमेंट का नाम, महोदय मैं बुलेट ट्रेन को लेकर जो आपने वर्क ऑर्डर जारी की है उसकी कॉपी हमें दी है। एक लाइन में आप आरटीआई पूछिए, 4 सवाल मत पूछिए। क्योंकि जो वर्क ऑर्डर होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क ऑर्डर होती है, कई जगह पर पीओ होता है, परचेस ऑर्डर, तो आप एक चीज मांग लेंगे और निःशुल्क मिलते हैं आपको। सरकार ने क्या किया है कि 5 से 6 पन्ने होंगे आरटीआई के, तो निःशुल्क देने का उन्होंने एक जीआर जारी किया हुआ है। तो आपने एक पन्ना जानकारी मांगी, उस पन्ने में उस काम का डिटेल्स होता है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम होता है, उसने कभी शुरू करना है काम, कब खत्म करना है, उसकी पूरी अमाउंट होती है। यानी एक कागज में आपको 5 जानकारी मिल सकती है। तो आप 5 सवाल पूछ के समय खराब मत कीजिए, आप एक वर्क ऑर्डर की कॉपी मांगिए। उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि आप मतलब गरीबी रेखा के नीचे है कि नहीं। सरकार ने एक प्रावधान भी किया है, जो गरीबी रेखा के नीचे होता है उसे निःशुल्क जानकारी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट सरकार जारी करती है, वो अटैच करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे 0.000 पॉइंट ऐसे उदाहरण होंगे जो गरीबी रेखा के होगा। 10 रुपये फीस काफ़ी सामान्य है। तो इस तरह का छोटा सा आपको एप्लीकेशन करना है। नीचे आपको नाम, अपना खुद का पूरा पता,
ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर और एक साइन करनी है। हम्म, दूसरी बात है कि आपने व्हाट्सअप नंबर डाला, हम्म, ईमेल आईडी डाली, तो कई सारे विभाग के लोग आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप डायरेक्ट पर भी भेज व्हाट्सएप सकते हैं, हैं। तो आपका समय बचेगा। हाँ, कुछ लोग आपको ईमेल भी भेज सकते हैं, आपका समय बचेगा हाँ, और जानकारी आपके रिकॉर्ड में आती है। हाँ, दूसरी बात होती है ऑनलाइन, हम्म, ये काफ़ी अच्छी सिस्टम है। हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप साइट पर जाएंगे, जैसे गूगल में हम्म, अल्टिया इंडिया डालेंगे, हम्म, उसमें कुछ फर्जी लोग भी है, हम्म, तो आपको चेक करना है कि अल्टिया इंडिया गवर्नमेंट की साइट है, हम्म, उसमें जाके आपको अपना अकाउंट खोलना है। हम्म, जैसा भी आपके बैंक में आपका अकाउंट होता है, हाँ, कई लोग भाई बैंक में जाते नहीं है, हम्म, ऑनलाइन उसको ऑपरेट करते हैं। हम्म, वो अकाउंट होता है तो अनिल गलगली के नाम से अकाउंट खुलेगा, हम्म, पासवर्ड होगा, हम्म, आप जो भी अल्टिया डालेंगे उसकी जानकारी वहाँ पर होगी, जो रिप्लाई आएगा वो भी जानकारी वहीं पर आएगी। फर्स्ट अपील भी अच्छा, कर मेरा सकते हैं, प्रॉपर एक अकाउंट खुल जाएगा, आपका इनबॉक्स में अकाउंट सब पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। कितने मैंने अब तक आईटीआई मारा है, उसका रिप्लाई क्या है, हमेशा कभी भी देख तो सकता ये हूँ। डिजिटल इंडिया है, हाँ, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। हम्म, तो ऑनलाइन अपने अल्टिया कर दिया तो फीस भी आपको पेटीएम से भरनी है, जीपे से भरनी है, कोई आपका क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, वहां से आप और पे कर सकते 10 रुपए। तो ये बहुत काफ़ी आसान है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी सेम सिस्टम बनाई है, अल्टिया महाराष्ट्र, वहाँ पर भी यही तरीका है। ठीक है, उन्होंने अभी बीच में कई सारे फर्जीवाड़े हो रहे थे, तो उन्होंने कभी ओटीपी की सिस्टम चालू की है। हम्म, हर बार आपको जब भी आप आरटीआई फाइल करने जाएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपको ओटीपी आएगी, हम्म, ओटीपी और या ईमेल पर आपको ओटीपी आएगी। उसके बाद कंफर्म होगा कि आप ही सही आदमी आप हो। ही से आदमी हो। तो बहुत दोनों तरीके अच्छे हैं, ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है। हम्म, हम्म, दूसरी बात है कि मैं आपके दर्शकों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं मुंबई में हूँ, मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अधिकारी को जानकारी मांगनी है, हम्म, तो हम सामान्य तौर से क्या करते हैं, जो मेरा जैसा आदमी हो जिसको ऑनलाइन नहीं आता होगा शायद, तो ऑफलाइन में मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, उस पर एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको देना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 10 रुपीज़ कोर्ट स्टैम्प फी आपको अदा करनी होती है या नकद भरना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 रुपीज़ की कोर्ट फी स्टैम्प अलाउड नहीं है, वहाँ पर आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर किसी भी पोस्ट ऑफिस में आपको आसानी से मिलता है, वो चेक के जैसे होता है, आपको अटैच करना होता है। अगर मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछने हैं या जानकारी निकालनी है, तो मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, तो मैं सामान्य क्या करूँगा, अल्टे बनाऊँगा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर अटैच करूँगा और जाके स्पीड पोस्ट या किसी प्राइवेट एजेंसी से मैं कुरियर करूँगा, तो उसके लिए कम से कम 40 से 100 रुपये खर्च होते हैं। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों की सुविधा के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। अच्छा, आप किसी भी डाक ऑफिस में जाइए जो आपके हम्म, नज़दीक का हो, हाँ, वो आपको लिखना देना है कि ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहा हूँ। वो व्यक्ति आपका चेक करेगा कि आपका एप्लीकेशन सही में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहे कि नहीं भेज रहे। 10 रुपीज़ की आपकी पोस्टल ऑर्डर उसमें अटैच होगा, तो वो व्यक्ति जो वहाँ पर बैठा होगा, वो आपका आरटीआई डिस्पैच में ले लेगा अच्छा, और आपकी जेरॉक्स पर स्टैम्प मार के दे देगा। तो उसमें 2 फ़ायदे हैं, 5 दिनों के भीतर वो एप्लीकेशन पीएमओ ऑफिस में चला जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ 10 रुपये खर्चे करने हैं जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के, हम्म, कुरियर का कोई पैसे खर्चा नहीं नहीं करना करना है। है। फिर आपको भी कॉपी वो ईमानदारी से भेजेगा, क्योंकि आपने जो आरटीआई हमारे पास सबमिट किया है, उसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी हम्म, है ना। 10 रुपये में आपको ना कोई कुरियर का खर्चा है, ना जाने की ज़रूरत है, इजीली आपका काम हो सकता है। हम्म, यही तरीका फर्स्ट अपील में भी है, सेकंड अपील में भी है। तो सरकार ने आपकी सुविधाओं के लिए लोग सवाल पूछे, लोग इस लोक सहभागिता लोगों की हो, हम्म, उसके लिए सरकार ने कई सारी सुविधा बनाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में हमें शायद जानकारी भी नहीं है, या जानकारी होगी तो थोड़ा सा हम लोग आलस्य करते हैं, हाँ, और सरकार से पंगा कौन लेगा। हाँ, ये 3 तरीकों की वजह से आज भी पूरे देश में आरटीआई से जानकारी पूछने वालों की संख्या न के बराबर ना है। के बराबर, सही बात है। अच्छा सर, आपने बोला कि ऐसी बहुत सी जानकारियाँ जो हम जान सकते हैं, बिना मगजमारी किए, बिना लफड़े किए, झगड़े किए जान सकते हैं। तो ये आईटीआई के अंदर प्राइवेट कंपनियाँ या प्राइवेट बैंक क्यों सम्मिलित नहीं है? देखिए कि जब भी ये जो कानून बना हाँ, केंद्रीय, हुँ, तो उन्होंने जो निजी कंपनियां, हुँ, क्योंकि आरटीआई की जो व्याख्या ही क्लियर कट है, जो सरकार से जुड़ा हुआ प्राधिकरण हो, हुँ, जो सरकार से अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ प्राधिकरण हो, जिसने कभी कुछ अनुदान लिया होगा या कोई मदद ली होगी, या सरकार कोई उसको मदद कर रही है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण की व्याख्या उस केंद्रीय कानून में स्पष्ट की गई है। हुँ, जैसा आपने अभी सवाल पूछा कि जो सेंट्रल जो बैंक होते हैं, जो निजी बैंक होते हैं, हुँ, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते, निश्चित तौर पर नहीं आते। कई बार कोशिश भी हुई है, लेकिन वो कोशिश विफल हुई है। लेकिन आपके पास दूसरा तरीका भी है, जैसे कि अभी आपके पास कोई क्रेडिट सोसाइटी है हुँ, मुंबई में, या कोई निजी बैंक है, तो अल्टे में नहीं आती, तो आप आरबीआई से भी उसकी जानकारी मांग सकते हो। आपके पास डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे है। जैसे क्रेडिट बैंक है, उसके लिए आप सोसाइटी जो होती है, जैसे कि नई मुंबई में जो हमारे लोग बैठते हैं सहकार क्षेत्र के,
उनके पास भी आप आरटीआई से उसकी जानकारी मांग सकते हो। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आपको जानकारी मिलती है, लेकिन डायरेक्ट वो जवाबदेह नहीं है। दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जो आपने सवाल पूछा, जैसे कि अभी सोसाइटीज़ है जहाँ पर आप रहते हो, उसको भी आरटीआई लागू नहीं है। नहीं है। बाद में छोटे-छोटे क्रेडिट बैंक को लागू नहीं है, बड़े-बड़े बैंकों को लागू नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कई जगह पर आपको आरटीआई करने की आवश्यकता ही नहीं है। हुँ, लेकिन एक आरटीआई का हुआ भी हुआ है हाँ, कि अगर मैंने आरटीआई में जानकारी माँगी, तो आदमी डरेगा, हाँ, मेरा काम होगा। आरटीआई कोई शिकायत निवारण केंद्र नहीं है। हाँ, आरटीआई सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन है। जानकारी देने के लिए, हाँ, उसके बाद बहुत सारी रेमेडीज़ होती है, आपको फ़ॉलो करना पड़ता है। जैसे कोर्ट में जाना पड़ता है या अन्य विभाग में जाके फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आपको सोसाइटी का कोई जानकारी चाहिए, तो आरटीआई में डिनाई करेगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं। आज सहकार विभाग में जाके उसकी जानकारी ले सकते हो, या एज़ अ मेंबर आपको राइट्स होता है। एज़ अ मेंबर आप कोई भी जानकारी फ्री ऑफ चार्ज एक लेटर देके भी माँग सकते हो। दुर्भाग्य से 90% लोग इस तरह की चीज़ों पे नहीं जाते। सोसाइटी को वो लेटर देना है कि मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, मेरी मेंबरशिप नंबर सो एंड सो है, मैं शेयर होल्डर हूँ, मुझे जानकारी चाहिए। अगर उसने नहीं जानकारी दी, तो आप सहकार विभाग में जाके उसके खिलाफ उप निबंधक के पास शिकायत दर्ज कर सकते हो। हुँ, क्योंकि आरटीआई सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाया गया है। हुँ, तो दुर्भाग्य से लोग आरटीआई करते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, हुँ, फर्स्ट अपील करते हैं, सेकंड अपील करते हैं, 3 साल लग जाते हैं। हुँ, फिर लोग बोलते हैं आरटीआई कानून ठीक नहीं है, हुँ, सरकार ने उसको दबा दी है। जो चीज़ आपको ईज़िली मिल सकती है, उसके लिए आप आरटीआई मत कीजिए। हुँ, जो चीज़ आपको जानकारी आपको कोई सरकारी रिकॉर्ड के लिए या हुँ। कोर्ट के कचहरी के लिए या कोई अन्य कामों के लिए चाहिए, कागज़, कागज़ के लिए आप आरटीआई कीजिए। हाँ, समझ गया इन्फॉर्मेशन के शिकायत लिए। के लिए हाँ, आप आरटीआई का इस्तेमाल नहीं मत की। कीजिए, यस, ये यस, मेरा यस। मानना है। ठीक है। सर एक और चीज़ है आप इतने सालों से लगे पड़े हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। आप बोल रहे हैं कि ऐसे और आपके जैसे और लोग तैयार होने चाहिए आईटीआई कार्यकर्ता। क्या गवर्नमेंट आईटीआई कार्यकर्ता को किसी तरह का आय या सैलरी देती है? नहीं, क्यों देगी सरकार? ये तो आपकी स्वयं सेवा है। जैसा एक स्वयं सेवक होते हैं, ओके। ये आपको समाज को लेकर, सिस्टम को लेकर कुछ बदलाव करने की जिसके मन में इच्छा होगी, हुँ, वो अपना काम करके इस काम को भी कर सकता है। उसके लिए कोई आपको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता है। हुँ, जैसा आपने मुझे भी आरटीआई कार्यकर्ता कहा है, हुँ, ये कोई पदवी नहीं है, हुँ। सरकार ने दिया हुआ नहीं है, ये लोग हमें कहते हैं। जी। जैसे कि कोई पुलिस स्पेशलिस्ट, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हुँ, वैसे आरटीआई स्पेशलिस्ट हुआ है। हाँ। मैं तो मेरे कोई बायोडाटा में लिखता नहीं कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, हुँ, वो लिखना भी नहीं चाहिए, हुँ, क्योंकि हम एक सामान्य लोग हैं। हुँ, हाँ, हमने थोड़े उसमें उसका अध्ययन किया है, थोड़ा हम आगे चले गए हैं, थोड़ा हमें जिन चीज़ों की जानकारी मिली है, तो लोग हमें आरटीआई स्पेशलिस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता कहते हैं। हुँ, ये कोई पदवी नहीं है। हुँ, सरकार ने कोई आपको घर में आके आमंत्रण नहीं दिया है हुँ, कि आप हमारे खिलाफ आरटीआई कीजिए, हुँ, जानकारी निकालिए। ये हुँ, तो एक स्वयं सेवा है, स्वयं सेवक की तरीके से आपको काम करना है और आपको कुछ समाज में बदलाव करना है, सिस्टम को सुधारना है, कुछ गलत चीज़ों को रोकना है। क्योंकि आरटीआई का 3 उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पारदर्शिता, हुँ, एक जवाबदेही हुँ, और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन। इन हुँ, 3 चीज़ों को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हो हुँ, या उस वक़्त की सरकार ने आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। हुँ, तो निश्चित तौर पर आरटीआई कोई पदवी नहीं है, हुँ, कोई आय का सोर्स नहीं है, हुँ, कोई धंधा नहीं है, हुँ, कोई बिज़नेस नहीं है। हुँ, आरटीआई शुद्ध रूप से समाज सेवा है। हुँ। अच्छा सर ऐसा लोगों का मानना है जैसे एग्जांपल मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहा है, जी, सड़क बना रहा है या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है, आपने आईटीआई मारा है तो कॉन्ट्रैक्टर को कहीं न कहीं लगता है कि ये उँगली कर रहा है, जी। ये परेशान कर रहा है मुझे। तो आप इतने टाइम से यह कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे मुद्दों को आपने उठाया है, तो क्या आपको कोई धमकी या फिर आपके ऊपर ऐसा कोई जीवन के ऊपर घात होने का कोई प्रयास हुआ है? कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ अब तक? लेकिन देखिए कि उसको आप सौभाग्य कहिए कि आज तक किसी ने धमकी नहीं दी है, हाँ। ना किसी ने हमला करने की कोशिश की है। क्योंकि जब आप आरटीआई का इस्तेमाल करते हो, हाँ। तो 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हुँ, जब आरटीआई की जानकारी मिलती है, तो उसे लोग साझा कीजिए। उसे आप पब्लिक डोमेन में डालिए, हुँ, उसे ब्लॉग में आप पोस्ट कीजिए, मीडिया को दीजिए और सरकार को चिट्ठी लिखिए। हुँ, क्योंकि जो व्यक्ति को लगता है कि अनिल गलगली ने आरटीआई डाली है, हुँ, लेकिन उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिख के पहले हमारे डॉक्यूमेंट उनके तक पहुँचा दिए। हुँ, कल अगर मैं अनिल गलगली को धमकाऊँ, हमला करूँ, हुँ, तो पता चलेगा कि अनिल गलगली ने फला-फला की आरटीआई डाली थी, शायद इसी ने इनको तकलीफ देने की कोशिश की होगी, हुँ। तो आदमी डरता है। ये जब कब होता है, जब लोग उस इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, अच्छा। चाहे कोई भी कारण हो, एक्स वाई जेड। अगर मैंने उस इन्फॉर्मेशन को लिया और मेरे बढ़िया सा जो मेरी अलमारी में
लॉकर खोल के उसको जमा कर दिया, तो उस आरटीआई का कोई इस्तेमाल होगा नहीं। आरटीआई मतलब आप लोगों को जागरूक करना है, सरकार को जवाबदेह बनाना है, और जो भी गलतियां हो रही है, क्योंकि देखिए कि ये हमारे जो हाथ की 5 उंगलियां हैं, सभी उंगलियां समान नहीं होती, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार भी होता है, कुछ गलतियां भी होती है। तो आरटीआई के जरिए उन पर अंकुश रखना, उन चीज़ों पर नियंत्रण करना, कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को सही तरीके से लेके जाना, यही आरटीआई का उद्देश्य है। अगर वो सही कर रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बोलेगा कि हमको कोई तकलीफ दे रहा है, कोई अधिकारी नहीं होगा। हाँ, अगर आपने उनसे मिली भगत की, उनके नेक्सस में आप शामिल हुए, तो निश्चित तौर पर आरटीआई भी बदनाम होगा, उस मूवमेंट को भी बदनाम होगी। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि ये सरकार की भी गलती है। अनिल गलगली को सड़क के काम को लेकर आरटीआई डालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सरकार और महानगर पालिका या जो एमएमआरडी है, उन्होंने आपसे जानकारी छुपाने का काम किया है। एक छोटा सा नियम है कि जब भी कोई सड़क का काम होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको अपने बोर्ड लगाना पड़ता है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अधिकारी कौन है, अधिकारी का मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, डेट ऑफ कमिंसमेंट, काम कभी शुरू हुआ है और खत्म कभी होगा, और पूरा अमाउंट, और अगर कोई शिकायत होगी तो कहाँ पर शिकायत करना है। एक बाकायदा बोर्ड लगाने की परंपरा है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार हो, हमारे जनप्रतिनिधि हो, वो चाहते कि ये चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचे। अगर ये चीज़ें पहुँची तो अनिल गलगली क्यों आरटीआई डालेगा जब वो कोई सड़क का काम डिले हो रहा है? मैंने आरटीआई क्यों डाली? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि काम कब पूरा होगा, वहाँ पर बोर्ड ही नहीं है। तो ये चीज़ें भी है, जवाबदेही जब तक सरकार खुद नहीं लाएगी अपने में, तब तक आरटीआई की संख्या बढ़ेगी और इस तरह की शिकायतों में इजाफा होगा। जी। सर, जैसा आपने अभी कहा कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ऐसे ही आईटीआई कार्यकर्ताओं के बारे में काफ़ी ऐसे लोगों का मानना है कि आईटीआई कार्यकर्ताओं को वसूली वाला भी बोला जाता है। जी, तो आपको लगता है ऐसे क्या हरकत होते हैं, क्योंकि एक गलत निगाह से भी देखा जाता है, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपने क्या सोचा है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम पिछले 17-18 सालों से लोगों को इसी का ही तर्क देते देते थके नहीं है। हमें खुशी होती है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आरटीआई मतलब क्या है? आरटीआई की सिंपल सी परिभाषा है, जो सरकार के पास, जो डिपार्टमेंट के पास जो जानकारी होगी वही जानकारी आपको देंगे। अगर अनिल गलगली ने किसी की आरटीआई डाली, जो जानकारी आपके पास पहले से उपलब्ध है, आपको नए तरीके से नहीं बनाना है, जो आपके पास उपलब्ध है वही आपको देना है। अगर अनिल गलगली को अपने आरटीआई में जानकारी दी, तो अनिल गलगली को ब्लैकमेलिंग कैसे कर सकता है कि ये वही चीज़ सरकार के पास है। सरकार को पता है कि चोरी हो रही है, सीना चोरी हो रही है, तो सरकार ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? नंबर 1। नंबर 2, जब आरटीआई आती है, अगर मैंने आरटीआई डाली तो अधिकारी को पता चलेगा कि अनिल गलगली ने आरटीआई डाली है या किसी ने आरटीआई डाली है, तो उसे पता चलेगा कि इस मामले में ये गड़बड़ी है। तो आपने सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की? आपने उसे क्यों नहीं सुधारा? ये दूसरा सवाल है ना। ये जो लोग कहते हैं ना ब्लैकमेलिंग हो रही है, लोग वसूली कर रहे हैं, वसूली क्यों करें, कैसे करेंगे? जो जानकारी सरकार के पास पहले से उपलब्ध है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग इलीगल है, उसको ओसी नहीं है, ये सबको पता है। फ्लैट में रहने वाले लोगों को भी पता है, सरकार को पता है। तो अनिल गलगली आरटीआई डालने का भी इंतजार क्यों कर रहे हो? आपने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, उसको सही ये कर लो सबसे बड़ा सवाल है। जैसा आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम बैठे गोरेगांव ईस्ट में, अब थोड़ा आगे जाएंगे तो ओबराय मॉल है जी। उसके पीछे अमिताभ बच्चन से लेकर कई लोगों के बंगले थे जी। उन लोगों ने जब ये बंगले खरीदे तो उन्होंने प्लान के मुताबिक काम नहीं किया, उसकी आरटीआई पड़ी, शिकायत हुई। आपने सुना है कि कभी अमिताभ बच्चन या किसी ने शिकायत की कि हमको आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों ने ब्लैकमेलिंग किया? क्या आपने सुना है क्या? क्यों नहीं सुना? जब उनको पता चला कि हमारा काम गलत है, तो एमआरटीपी एक्ट होता है मुंबई महानगर पालिका का, तो सिंपल एक्ट है। उसमें जब आपको कोई नोटिस देता है तो एमआरटीपी एक्ट के मुताबिक आप एक आर्किटेक्ट को नियुक्त करके, अगर आपके पास एफएसआई है या फंजिबल एफएसआई हो, टीडीआर लेकर आप उस गलत काम को अमेंडमेंट कर सकते हो प्लान के मुताबिक। तो अमिताभ बच्चन और लोगों ने उसको अमेंडमेंट किया और ज़्यादा नहीं सब पैसे भरे, 9 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने जुर्माना भरा। कितना? 9 करोड़। वो भी आरटीआई जाने के बाद, पहले किसी ने नहीं भरा था। ओबराय बिल्डर ने उन चीज़ों को वहाँ बंगलोज बनाए थे। तो कभी ओबराय बिल्डर हो या अमिताभ बच्चन हो या मिस्टर हिरानी, उनका भी वहाँ पर बंगला है, उन्होंने आज तक शिकायत नहीं की हमें आरटीआई एक्टिविस्ट ने ब्लैकमेल की। उनको पता चला कि हमने गलत काम की है। आरटीआई एग्जैक्टली क्यों आया? आपने जो भूतकाल में जो गलती की है उसे वर्तमान में मत कीजिए और भविष्य में इससे बचिए। यही है आरटीआई का सिंपल और सादा संदेश। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर
मैंने आईटीआई की तो अनिल गलील को मिलेंगे, हाँ, सर वो मेरा बंगला है, थोड़ा मदद कीजिए, हाँ, थोड़ा मैंने गलत किया है। आप अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? आपके कई सारी रेमेडीज है, आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा आपने गलत काम किया है तो, या टूटेगा। सचिन तेंदुलकर का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाँ, आपने उठाया उनके था। बिल्डिंग को ओसी नहीं थी, हाँ, ओसी दी गई, हम्म, उन्होंने भी जुर्माना भरा। ऐसे अगणित मुंबई में उदाहरण है। गलती हुई तो गलती को माफ़ी नहीं, हम्म, गलती का आप परिमार्जन कीजिए, दंडात्मक कार्रवाई होती है उसको अदा कीजिए, हम्म, वक्त पड़ने पर थोड़ा डेमोलेशन भी हो जाता है, उसका भी तैयारी कीजिए। जो प्लान के मुताबिक जो आपने सबमिट किया था उसके मुताबिक काम कीजिए। कोई आपको ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा। अगर आपने मैनेज करने की कोशिश की, आप एक बार मैनेज कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, 10 बार तो नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा कि कैसे इनसे बच सकते हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करता हूँ, अगर किसी ने आरटीआई के नाम पर या कोई भी व्यक्ति हो उसने आपको धमकाया, आप गलत नहीं हो तो आप पुलिस में शिकायत कीजिए। पुलिस बैठी है उसका निवारण करने के लिए, जी, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आपने कुछ गलतियां की तो उसको सुधारी है, आप ब्लैकमेलिंग को सामना मत कीजिए। लेकिन लोगों की क्या प्रॉब्लम है साहब, कि लोग शिकायत करने नहीं आते, हाँ, उसको पता है कि मैंने गलतियां की है, हाँ, अगर मेरा नुकसान होगा। आप नुकसान को सहन कीजिए एक बार, हाँ, बार बार आप ब्लैकमेलिंग के लिए शिकार मत होइए। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक व्यक्ति को मैनेज किया, दूसरा 2 आइडिया को डालेगा। किया, हाँ, 3 को किया, हाँ, अगर चेन बनती गई तो आप पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करना पड़ेगा, तो यस। आपने जो गलतियां की है भूतकाल में, उसे वर्तमान में सुधारी है। जो भी हमारे पास रेमेडीज है, कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको फांसी पर लटका देंगे कि हमने गलत काम किया है। रेमेडीज है, रेमेडीज का इस्तेमाल कीजिए और भविष्य में इससे बचने की कोशिश कीजिए। जी, जी। तो सर आप बोल रहे हैं कि ये आईटीआई तो कहीं भी मार लेते हैं और लोग इतने इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो क्या आईटीआई कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग ऐसे मालूनी, मुंब्रा इस लोकेशन पे भी करते होंगे? देखिए कि आरटीआई की कोई दायरा नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है। पूरे देश में कहीं पर भी लोग आरटीआई कर सकते हैं, वहाँ पर भी लोग आरटीआई करते हैं। उन चीज़ों को मतलब माध्यम के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कम चीज़ें सामने आती है। हाँ। जैसे आपने पहले भी जो शंका जाहिर की, हुँ, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि मुंबई महानगर पालिका हो, एमएमआरडी हो, हुँ, पुलिस डिपार्टमेंट, हुँ, हमने कई बार मांग की है हुँ, कि जो भी व्यक्ति आरटीआई डालता है उसका एप्लीकेशन, हुँ, उसको आप जवाब देते हैं, उसका रिप्लाई हुँ, आप वेबसाइट पर ऑनलाइन कीजिए। हुँ, सरकार क्यों नहीं कर रही है साहब? हुँ, क्योंकि कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों ने कर दी है। हुँ, सर अनिल गलगल ने आरटीआई डाली, हुँ, उसकी कॉपी, उसका रिप्लाई की कॉपी को ऑनलाइन कर दीजिए। हुँ, पहली बात सरकार ये नहीं करती। दूसरी बात, सरकार का भी एक काम है, जब आरटीआई कानून आया हुँ, तब एक चीज मान्य की गई हुँ, कि 30 दिनों के भीतर या 3 महीनों के भीतर जितने भी देश में सार्वजनिक प्राधिकरण है, उन्होंने अपनी खुद की जानकारी को स्वयंस्फूर्त होकर, उसे कहते हैं कि आरटीआई एक्ट सेक्शन 4(1), जो आरटीआई की जो कलम 4 की जो धारा है, उसमें कई सारे 1-2 से लेकर बहुत सारे उसमें सेक्शंस है, ऊपर सेक्शंस है, कि आप अपने 17 कामों की जानकारी स्वयं स्फूर्त होकर ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन कीजिए। हाँ। सरकार ने आज तक नहीं किया, तो लोग आरटीआई डालेंगे। जैसे कि म्युनिसिपैलिटी का मैं उदाहरण देता हूँ, पूरे एशिया में सबसे बड़ी महानगर पालिका हमारी मुंबई महापालिका है। हुँ, मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ, हुँ, क्योंकि आपको आप किसी बिल्डिंग की जानकारी चाहिए, आपको हुँ, आरटीआई डालने की ज़रूरत। नहीं है। उन्होंने एक सिटीजन सर्च बनाया हुआ है। आप सिटीजन सर्च में जाइए, सर्वे नंबर डालिए, सीटीएस नंबर डालिए, वार्ड का नाम डालिए, उस पूरा बिल्डिंग का प्लान आपको सब मिल जाता है। उसकी उस बिल्डिंग का ओसी है क्या, उसको सीसी कभी मिली, क्या हुँ, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, कितने पैसे उसने भरे, हुँ, पूरी जानकारी अपलोड है। यानी जब महानगर पालिका कर सकती है तो बाकी की एजेंसियाँ क्यों नहीं कर सकती? तो हमारी सरकार इसके के माध्यम से भी मांग है, जो भी आरटीआई करे, उसका एप्लीकेशन हो, उसका रिप्लाई हो, उसे ऑनलाइन डाल दीजिए, हुँ, ताकि लोगों को भी पता चलेगा कि किसने क्या आरटीआई डाला हुआ है। ये होने से क्या होगा, प्रेशर बनेगा। हुँ, जैसे कि सोशल मीडिया हो या आरटीआई एक्टिविस्ट हो या आम आदमी हो, हम जब प्रेशर बनाते सरकार पर, जब ये चीज़ों को ऑनलाइन करेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से या उस वेबसाइट के माध्यम से उन लोगों पर भी प्रेशर गिरेगा कि मेरी चीज़ जो मैंने मांगी है हुँ, वो अभी ऑनलाइन हो चुकी है, हाँ। अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो जनता भी देखेगी, सरकार भी देखेगी। जी, जी, तो इन जी। चीज़ों को सरकार को ऑनलाइन करने की आवश्यकता है। जी, जी। सर आपने ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़े डिफ़ॉल्टर्स की जानकारी माँगी थी, जी। जिसका जवाब आपको नहीं मिला। जी। आपको क्या लगता है यह सिस्टम की मिलीभगत है? निश्चित तौर पर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे जो
जैसे कि कुछ निजी बैंक आरटीआई के दायरे में नहीं आते, लेकिन एसबीआई तो आरटीआई के दायरे में आती है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आती है, आरबीआई भी आती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो एक रसूखदार लोग हैं सो कॉल्ड, क्योंकि वो डिफॉल्टर तो होते हैं, रसूखदार होते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। मेरा मानना है कि जब अनिल गलगली ने कर्जा लिया है, जैसा मैंने भी पिछले दिनों मेरे एक फ्लैट के लिए 50 लाख का लोन लिया था, और पता नहीं कि मेरी जानकारी पूरे बम्बई को पता चली कि अनिल गलगली ने 50 लाख लोन लिया है। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसका यूज या मिसयूज भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने 50 लाख लोन लिए थे, मैंने पेमेंट भी किया। अनिल गलगली की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है, तो एसबीआई सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है? यानी बैंकिंग आप डिफॉल्टर का डिटेल मांग रहे थे, जबकि हम तो टॉप डिफॉल्टर का, हम तो पूरे के पूरे पेड करने वाले लोग थे। तो हमारे देश की जो प्रणाली बनी है कि रसूखदार लोग हो, जो सबसे बड़ा डिफॉल्टर है वही सबसे बड़ा रसूखदार, उसकी इज्जत बचाने के लिए पूरी सरकार भी लगती है, सिस्टम भी लगती है। मेरा मानना है कि अगर मैंने लोन लिया है तो मेरी जानकारी का ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे आप? मेरे शेयर होल्डर को, मेरे अकाउंट होल्डर को, मेरे जो जुड़े हुए लोगों को, बैंक के लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं मेरी बैंक ने किसको लोन दिया है, व्यक्ति का नाम क्या है, उसको कितना लोन दिया, उसका बेस क्या होना चाहिए। ये तो मैं सार्वजनिक कहता हूँ कि मेरी भी जानकारी आप ऑनलाइन कीजिए, सबकी कीजिए, मेरा कोई लोन होगा उसकी जानकारी ऑनलाइन कीजिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, आरबीआई हो, कई सारे बीच में कई सारी चीज़ों को लेकर हमारे जो दिल्ली के एक्टिविस्ट है लोकेश जी, बाद में सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, मैं कई सारे नाम देता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो कानून बनाती है, जो कहती है कि हम पारदर्शक है, हम भ्रष्टाचार मुक्त देश को चलाना चाहते हैं, वो लोग भी आरटीआई के दायरे में आज तक नहीं आए। जबकि केंद्रीय सूचना आयोग ने जो देश के 6 जो राजनीतिक दल थे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हें आरटीआई के दायरे में आने के लिए आदेश दिए थे। दुर्भाग्य से आज तक वो लोग आरटीआई के दायरे में नहीं आए, ना उन्होंने अपील की। हाँ, क्योंकि मेरा वही सवाल था। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम हो, हर एक चाहता है कि लोगों की पोल खुले, लेकिन हमारी जानकारी लोगों को नहीं मिली। हम जब संसद में सवाल पूछेंगे तो संसद में हमें सवाल का जवाब मिलना चाहिए, लेकिन जब आम आदमी पूछेगा, आम आदमी को सवाल का जवाब मत दीजिए। यही सिस्टम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती? जी, पूरी तरह से नहीं आती, मतलब आप कुछ भी नहीं पूछ सकते? देखो, हमारे मित्र थे सुभाष चंद्र अग्रवाल, दिल्ली में बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, उन्होंने सबसे पहले आरटीआई डाली थी, तो उन्हें जब जवाब नहीं मिला तो वो केंद्रीय सूचना आयोग के पास चले गए थे। केंद्रीय सूचना आयोग ने उस बारे में आदेश जारी किए 6 राजनीतिक दलों को, सब मैंने पहले ही बताया कि आप आरटीआई के दायरे में आइए। दुर्भाग्य से ना उन्होंने उसका विरोध किया, ना फर्स्ट अपील की, ना कोर्ट में गए, मनमला ठंडे के बस्ते में पड़ गए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से भी अपील है, विपक्ष को भी अपील है, आप पारदर्शक तो बनते हैं, कागज पर मत बनिए। आपको भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना, कागज पर मत बनाइए, आप सिर्फ थोड़ी सी पहल कीजिए, आप खुद आरटीआई के दायरे में आइए, देश भी सुधरेगा, सिस्टम भी सुधरेगी। तो आप सर क्यों यही अपील नहीं करते? नहीं, हमने सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी भी लिखी थी, दुर्भाग्य से आज तक उसका जवाब नहीं आया। हमारे देश में ये नहीं है कि मैंने चिट्ठी लिखी, आपने जवाब नहीं दिया तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ। ये तो एक नैतिकता का मामला है, ये सदैव बुद्धि का मामला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अनिल गलगली जिस चीज के पीछे लग जाते हैं उसके रिजल्ट पे ही रुकते हैं। हाँ, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की, हमने काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश की, हमने राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं से भी मुलाकात की कि क्योंकि क्या होता है कि जब 2005 में केंद्रीय कानून बनाया गया तो कांग्रेस सरकार ने वाहवाही लूटी कि हमने इस कानून को लाया। उस कानून को लेकर तभी विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए थे, विरोध भी किया था। लेकिन जब विपक्ष में कांग्रेस आई और सत्ता में दूसरी पार्टी आई तो उन लोगों ने कहा कि आरटीआई का गला घोटने की कोशिश हो रही है। तो जब भी हमारे देश का एक ऐसा माजरा हुआ है, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो आरटीआई के खिलाफ होता है, और जो विपक्ष में होता है वो आरटीआई के पक्ष में होता है। तो सभी की मिली भगत है, मतलब ये हमारे सिस्टम की एक खूबी है कि आप मारने की बात कीजिए, हम रोने की बात करेंगे, आप मारने का नाटक कीजिए, हम रोने का नाटक करेंगे। ऐसा करके सभी राजनीतिक दल आरटीआई से बचने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास शुरू है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो दिन आएगा कि हमारे राजनीतिक दल भी आरटीआई के दायरे में आएंगे, एसबीआई भी आरटीआई के दायरे में है अभी, लेकिन वो जो डिफॉल्टर की लिस्ट नहीं दे रही है। मतलब जो हमारी केंद्रीय जो राष्ट्रीय जो बैंक है वो आरटीआई के दायरे में है कि कुछ सारी चीज़ों में वो आरटीआई की जानकारी देने से बचने आ रही है। तो ऐसा दिन आएगा कि केंद्र ही कानून बनेगा कि हर चीज़ को ओपन कीजिए, क्योंकि अगर हम विदेश में जाते हैं, लंदन में, वहाँ पर आरटीआई नहीं है, वहाँ पर आप जाइए डिपार्टमेंट में, एप्लीकेशन कीजिए,
जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसकी जांच करते हैं, उसके पैसे भर के आपको इजीली जानकारी मिलती है। मतलब सरकार को जानकारी देनी ही नहीं है तो आपने कानून क्यों बनाया? कानून सिर्फ एक नाम के लिए बनाया गया है कि लोग सवाल पूछे, जो हमें सही लगता है वो देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जो कोष है, पीएम केयर फंड, उसको लेकर हमने 6-7 आरटीआई डाली। दिल्ली हाईकोर्ट में कई सारे हमारे सहयोगी चले गए। दुर्भाग्य से आज तक पीएम केयर फंड आरटीआई में नहीं आया, जबकि हमारा मुख्यमंत्री सहायता निधि आरटीआई में है। इसके पहले राज्य में वो नहीं था। हमारे शैलेश गांधी जी, कई सारे एक्टिविस्ट ने उस पर प्रेशर बनाया, तब जाके वो भी आरटीआई में आया। तो हमें लगता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये आरटीआई में राजनीतिक आ पार्टी में सकता है, आएंगे। लेकिन हमें अपनी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। जी सर, आप बोले कि राजनीतिक पार्टियां आईटीआई के एक्ट में आ जाएंगी कभी ना कभी, लेकिन तब तक क्या अनिल गलगली राजनीति में आ जाएंगे? नहीं, देखिए कि राजनीति एक अलग विषय है, क्योंकि जब आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो, सोशल वर्कर हो, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी सिस्टम राजनीति पर ही बनी हुई है। मेरा मानना है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हम्म, एक सामान्य आदमी हूँ। हम्म, मुझे कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दलों का या हम्म, राजनीतिक दलों से जो बनी हुई सरकार का हम्म, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम्म, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं भी राजनीति से जुड़ा हूँ। हाँ, भले मैं कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, हम्म, लेकिन कई बार हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से चर्चा में जाते हैं। कई बार हमें लोग अपने कार्यक्रमों पे अतिथि के तौर पर बुलाते बुलाते हैं। हैं, हाँ, कई बार मैंने, जैसे कि पिछले दिनों मुंबई युवक महिला कांग्रेस और कांग्रेस जो युवक है, उन्होंने एक सेमिनार रखा था, उसमें मुझे आरटीआई पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इससे पहले कई सारे पार्टियों ने बुलाया था। तो हम ये नहीं कह सकते हम लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, हम्म, और प्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एकदम नहीं बोलना भी बेनामी होगी। जी, जी, मतलब जब लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे अनिल गलगली फला फला के प्रोग्राम में जा रहे हैं, फला के कार्यक्रम में साथ में हैं, किसी के कार्यक्रम में साथ में झंडा उठाए हुए हैं। हाँ, लेकिन मेरा सवाल सर एक थोड़ा सा उसी में अलग था। क्या आप जनप्रतिनिधि के लिए राजनीति में आना चाहेंगे? देखो, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अलग होती है और दूसरी पॉलिटिक्स अलग होती है। हम्म, मेरा पहले से शुरू से मेरा मत था, आज भी कल भी है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से राजनीति में नहीं आएंगे। हम्म, कल लगा सरकार को कि अनिल गलगली में काबिलियत है, तो राज्यपाल कोटा होता है, अलग अलग कोटेज होते हैं, उसमें कभी हमें ईश्वर ने मौका दिया, सरकार ने मौका दिया, तो वो समाज सेवा करने के लिए उस मौके का लाभ उठाने की आवश्यकता है। तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमने कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। जी, राजनीति में आना मतलब किसी पार्टी की मेंबरशिप लेना, उस पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से जुड़ना, उसे हम राजनीति कहते हैं। कल कभी ईश्वर ने मौका दिया, कभी कोई अच्छा मौका मिल गया, उससे हम समाज सेवा हो या सिस्टम को सुधार कर सकते हो, तो निश्चित तौर पर उसका हम लोग त्याग नहीं करेंगे, उसका स्वीकार करेंगे। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो समाज को सुचारू तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दल अपने तरीके से काम करते ही है, मगर कुछ अनुभव के साथ, कुछ योजनाओं के साथ, कुछ परियोजना के साथ अगर मौका मिलता है, तो उसे किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को नकारना नहीं चाहिए। जी। सर सबसे ज़्यादा आईटीआई आप इतने टाइम से हैं, लोग जो आईटीआई करते हैं, सबसे ज़्यादा आईटीआई किस चीज़ों पे मारा जाता है? किस चीज़ की जानकारी सबसे ज़्यादा मारी जाती है? देखिए, अगर हम मुंबई की बात करते हैं कि मुंबई महानगर पालिका, सबसे ज़्यादा लोग मुंबई महापालिका से जुड़े हुए हैं। लोगों की छोटी-छोटी समस्या होती है, काम नहीं होते, तो लोग अपनी समस्याओं से जुड़े विषयों को लेकर आरटीआई डालते हैं। उसमें भी सरकार की गलती इसलिए है क्योंकि जो आपने मैंने पहले कहा कि सूचना का अधिकार की धारा 4 सरकार ने इम्प्लीमेंट की, तो 90% आरटीआई कम हो सकते हैं। आज मुंबई में क्या हो रहा है कि इल्लीगल बांधकाम, सड़क के काम को लेकर, ड्रेनेज के काम को लेकर लोग आरटीआई डालते हैं। तो मेरा मानना है कि जब किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई आती है किसी इल्लीगल बांधकाम को लेकर, तो महानगर पालिका को ताबड़तोब उस बांधकाम को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इल्लीगल है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे पास एक्शन की जो सिस्टम होनी चाहिए है वो संविधान हो या हमारा जो कानून हो, उसमें बताया गया है। क्योंकि जो महानगर पालिका का जो अधिनियम है, उसमें जो अधिकारी और कर्मचारियों के जो कर्तव्य है, उनकी जो जिम्मेदारियां है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है हुँ, कि हमें क्या करना चाहिए। दुर्भाग्य से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हुँ, तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इल्लीगल बांधकाम, ड्रेनेज की सिस्टम को लेकर, सड़क की सिस्टम को लेकर लोग आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, हुँ, लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार भी काम नहीं करती है, ना कोई काम करता है। कहीं ना कहीं तो इसको पारदर्शक बनाकर हुँ। भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अच्छा, सर एक स्लम वालों का एक सवाल है। मैंने काफ़ी लोग को बोला था कि आप आ रहे हैं तो अलग-अलग सवाल आए। स्लम में रहने वाले लोगों का एक सवाल है, क्या आज भी स्लम में जो पहले महले पर रह रहे हैं,
अगर उनके पास पुरावा है 1995 का या 2010 का जो कानून के हिसाब से अलग-अलग लाइट बिल है, नीचे अलग ऊपर अलग, तो उन्हें भी एसआरए के तहत घर मिलना चाहिए? देखिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, हुँ, क्योंकि आज जो हमारी जो मुंबई की ग्रेविटी बढ़ रही है, आज 1995 से जो एसआरए का जो एक झुंझुना सरकार ने लोगों को दिया है, आज तक वो एसआरए कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। जो बिल्डिंगें उस वक्त शुरू हुई थी, ताड़देव में एमपी मिल का मैं उदाहरण देता हूँ, घाटकोपर ईस्ट में जो सबसे बड़ा एसआरए सबसे पहला शुरू हुआ था महायुति के राज में, आज तक वो कंप्लीट हो नहीं पाया है। कई सारे एसआरए योजना बंद हो चुकी है। मेरा मानना है कि सरकार ने जो योजना बनाई उसका उद्देश्य क्लियर था। दुर्भाग्य से बिल्डर लॉबी हो, कुछ हमारे मुंबईकर भी उसमें शामिल है, हुँ, कुछ झोपड़पट्टी माफिया थे, उन्होंने उसका मिसयूज किया। उसकी वजह से आज तक एसआरए योजना सफल हो नहीं पाई। हुँ, मेरा मानना है कि एसआरआई का मतलब क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है उसको एक घर होता है, उसको दो घर नहीं होता है। मुंबई में अगर हम देखेंगे कि लोगों ने एक के ऊपर एक माला बनाया, कई जगह दो माले भी तीन माले पर है, तो उन्होंने किराए पर दिया है, कुछ लोगों ने बेचने का काम किया है। अगर हम इसी तरह लोगों को देते रहेंगे तो मुंबई में कभी भी ये मुफ्त योजना बंद नहीं होगी, हुँ, मुंबई कभी झोपड़पट्टी मुक्त नहीं होगी। एक प्रावधान भी है, शायद लोगों को पता नहीं है, जिसका घर 1961 का होगा, क्योंकि जो हमारी मुंबई की रचना है, गिरगांव हो गया, कुर्ला हो गया, हमारे पास ना ग्राउंड प्लस वन की उस वक्त में चालियाँ थी, हुँ, जिसका क्या बोलते हैं असेसमेंट 1961 के पहले का है। उससे उस कानून का लाभ हो सकता है कि उनके पास वैलिडिटी है। नीचे घर अलग है, ऊपर घर अलग है, दोनों के 61 के पुरावे अलग प्रूफ्स है। है, उनके पास डॉक्यूमेंट है, उन्हें उस चीज़ों का लाभ मिल सकता है। जी, मगर जो बाद में लोगों ने बनाए हैं हाँ, अपने फ़ायदे के लिए, या अपनी फैमिली बढ़ गई, ठीक है, फैमिली बढ़ने के बाद लोग 1 का 2 करते, 2 का 3 करते हैं, मगर मूल आपका घर एक ही है। अगर हमने सबको देने की कोशिश की, तो हुँ, निश्चित तौर पर मुंबई की जो व्यवस्था लचर हो जाएगी, मुंबई हमारी कोलैप्स हो जाएगी। आज मुंबई में अगर हम देखेंगे कि 1.25 करोड़ लोग वोटर्स हैं, मगर हमारी जो आबादी 2.5 करोड़ के ऊपर है, कोई लोग इनरोल्ड नहीं है। मुंबई कितने दिनों तक ये बोझ को सहेगी? जो आज हमारा मुंबई में पैदा हुआ व्यक्ति है, उसे हम ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे हैं, ना अच्छा जल दे पा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि मुंबई में लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, जो 20-20 साल से नगर सेवक थे, आमदार थे, कि हमारे यहाँ पर पानी ही नहीं आ रहा है। यानी आपने 20 साल में क्या काम किया? आज भी हमारी महानगर पालिका वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 महापालिका मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज हमारा जो पानी का स्टैंडर्ड है, बिसलेरी पानी से भी सस्ता पानी हमारा है, अच्छा पानी है। हमारी आरोग्य सेवाएँ भले ही लोग नाम रखें, लेकिन अगर हम सायन अस्पताल जाएँगे, केएम जाएँगे, व्यक्ति कहता है कि मैं घर नहीं जाऊँगा साहब, नीचे मुझे बेड डाल के रखिए, मैं यहाँ रुकूँगा, इलाज करके जाऊँगा। ये हमारी महानगर पालिका के डॉक्टरों पर लोगों का भरोसा है। विश्वास है। हमारी स्कूल 8 भाषाओं में पढ़ाती है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी महानगर पालिका नहीं है जो हमको मराठी भी पढ़ा रही है, हिंदी भी पढ़ा रही है, उर्दू भी पढ़ा रही है, तमिल भी पढ़ा रही है, कन्नड़ा भी पढ़ा रही है। तो ये हमारी मुंबई की विशेषता है। लेकिन दुर्भाग्य से मुंबई के लोग, मुंबई में रहने वाले लोग, मुंबई महापालिका को गाली देकर हुँ, आपका काम नहीं होगा, क्योंकि हमें भी इस व्यवस्था को सुधार करने के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। हमारे जो स्वार्थ है, उसे हमें कुछ सीमित करना पड़ेगा। हुँ, हम मुंबई कर करके, एक दक्ष नागरिक करके, हमें भी कुछ सरकार को देना है, मुंबई को देना, ये सोच जब तक नहीं पनपती, तब तक ये भ्रष्टाचार भी होगा। और मुंबई में जो एक लोड बढ़ रहा है, हुँ, अब लोग उसको गलत तरीके से लेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज मुंबई में रहने वाले लोग, जो मुंबई में पैदा हुए लोग हैं, उन्हें आप सुविधा कब दोगे? जी, कहीं न कहीं तो सरकार को और मुंबई महापालिका को सोचने की आवश्यकता है। और ये अगर इस तरह से हमने डबल या ट्रिपल को देने की कोशिश की, तो कभी भी ये एसआर योजना बंद नहीं होगी। जब तक अंत नहीं होगा इस अपने जग का, तब तक ये योजनाएँ चलती रहेगी। चलती रहेगी। ये रेवड़ी है, ये जी, रेवड़ी बाँटने का काम जब तक खत्म नहीं होगा, कहीं न हुँ, कहीं तो हमें एक मियाद करनी पड़ेगी। इसके बाद हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये योजना आई, तो हमारी डेडलाइन क्या थी? बाद में पॉलिटिकल वोट के लिए, वोट बैंक के लिए राजनीतिक दलों ने इसको इस्तेमाल किया, या इसका गैर इस्तेमाल किया। आज हमारी पूरी व्यवस्था लचर हो चुकी है, और कहीं ना कहीं तो आज भी राजनीतिक दल के लोग सदन में, जहाँ पर विकास के मुद्दे होने चाहिए, और पर ग्राउंड प्लस वन, टू को दीजिए, वन को दीजिए, इस तरह की चर्चाएं करके कहीं ना कहीं तो हमारे मुंबई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। सर आपने बोला कि जो मुंबई में यहाँ पैदा हुए हैं, जो मुंबई के लोग हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये जी। आपने 2-4 बार बोला। आपका क्या मानना है अगर कोई साउथ से तमिलियन है, कोई
नॉर्थ से यूपी वाला है या बिहारी है या कोई दिल्ली से आया है, अगर वो मुंबई में पैदा हुआ है तो ये फैसिलिटी उसे भी मिलना चाहिए कि जो मुंबई लोकल है उसकी बात कर रहे हैं आप? देखो, जिसके पास मुंबई महानगर पालिका का बर्थ सर्टिफिकेट हो, जी। एक ही लाइन में बोलता हूँ, हाँ। वो पैदा हुआ है तो निश्चित तौर पर मुंबई का रहे। वो ओके। महाराष्ट्र का वासी है, हम्म, क्योंकि मैं मुंबई में पैदा हुआ हूँ, तो मैं एज अ सिटीजन या एज अ महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, मुंबई का नागरिक हूँ। तो जो भी मुंबई में पैदा हुआ है, मुंबई महापालिका के अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में, जिसको मुंबई महानगर पालिका ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, वो मुंबई का नागरिक है, मुंबई का है, उसे वो हर एक सुविधा मिलनी चाहिए जो मुंबईकर को मिलनी चाहिए। जी, ये आपने एकदम अच्छा क्लियरिटी कर दिया सर। आपने सर एक मुद्दा उठाया था अपने आईटीआई के थ्रू, मुझे लग रहा है कि दूर-दूर तक लोग वहाँ तक जाते नहीं। मुकेश अंबानी, जी। मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति के लिए आपने एक मुद्दा उठाया था। एमएमआरडीए का जगह का जो लीज़ है, वो 4000 करोड़ के आसपास तक का बकाया है। आज एक छोटे व्यापारी का अगर गवर्नमेंट के पास कुछ भी बकाया हो जाता है, सबसे पहले वो अकाउंट फ्रीज़ कर देते हैं। जी। और मुकेश अंबानी जैसे लोगों का 4000 करोड़ का बकाया है। क्या बताना चाहेंगे इस पे? देखिए कि एक मुंबई में जो एमएमआरडी नाम की जो एजेंसी है, तो उसके जो भूखंड के जब नीलामी होती है, तो उनकी एक ना सबसे बड़ी एक शर्त होती है कि 4 सालों के भीतर आप उस भूखंड को विकसित कीजिए। हुँ, अगर आपने 4 साल के भीतर उसको विकसित नहीं किया, हुँ, तो आपको जुर्माना लगता है, आपको हुँ, भरना पड़ता है। चाहे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी हो, या सोफिटियल कंपनी नमन हो, या प्रेस का सबसे बड़ा जो ऑफिस अभी आईएनएस का जो बना हुआ है, अभी जो जी, बीच में मोदी जी ने उसको ओपनिंग किया था, वो हो, या कोई भी एजेंसी हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसे कई सारे एजेंसियों ने वहाँ पर ज़मीन ली। आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीआई ने जुर्माना भर दिया, हुँ, इनकम टैक्स ने जुर्माना भर दिया, हुँ, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनी हो या 2-4 ऐसे लोग थे, उन्होंने उस जुर्माना को नहीं अदा किया, कोर्ट में चैलेंज किया। हुँ, तो सबसे बड़ी बात है, जब आपने 4 सालों के भीतर काम नहीं किया, हुँ, जब आपको लीज़ देते वक़्त वो नियम तो आपको साथ में कागज़ तो मिला होगा, हुँ, तो कहीं न कहीं तो एथिक की बात होती है कि हमें पैसा भरना है। हुँ, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार में बैठे हुए लोग हो, या बाद में कोर्ट में जाके लोग जो एक खेल खेलते हैं, उसके ज़रिए पैसे को कहीं न कहीं तो न भरने की उनकी एक आदत होती है। लेकिन जब हमने मामले को उठाया, तब मुकेश अंबानी ने 1600 के 1800 करोड़ रुपए अदा किए। उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट में मामला चल रहा है। नमन हो, जो बड़ी होटल की जो कंपनी है, उसका आज भी पैसा बकाया है। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो निश्चित तौर पर ये सरकार का भी दायित्व होता है। जैसे आपको बताया कि एसबीआई, डिफ़ॉल्टर कोई भी हो, उसकी आप जानकारी लोगों को देते नहीं है। मतलब सौभाग्य था कि मुझे एमएमआरडी ने जानकारी दी, हुँ, तब मुझे पता चला कि ये लोग डिफ़ॉल्टर है। तो ये रसूखदार लोग जो होते हैं, जो नाम बड़े लक्षण खोटे, जो एक कहावत है, ऐसे कई लोग हैं, कुछ नाम तो अभी आपने बताए। हुँ, उन लोगों ने मुंबई को कहीं न कहीं तो मुंबई में जब उन्होंने विकास करने का काम किया, जब मुंबई में धंधा करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहीं न कहीं तो टैक्स को बचाने की कोशिश की, टैक्स चोरी करने की कोशिश की, तो सरकार का पैसा न अदा करके दूसरे रेमेडीज़ के ज़रिए उसे कहीं न कहीं तो अपने खाते में जमा करने की कोशिश की। ऐसे कई सारे बोरीवली के उदाहरण हैं, गोरेगाँव के उदाहरण हैं, ऐसे अगणित उदाहरण हैं। हमारी कोशिश चलती है कि जो सरकार का पैसा है, वो सरकार के पास जमा हो, चाहे सरकार कोशिश करे, नहीं करे। हुँ, हमारी कोशिश होती है वो जो सरकार का पैसा है, वो सरकार की तिजोरी में जमा होगा, उसी पैसे से सरकार हमें सुविधा देगी, जी, हमारे लिए काम करेगी। जी, तो मेरा एम होता है कि जो सरकार का पैसा खाएगा, उसके पीछे फ़ॉलो-अप करके वो सरकार की तिजोरी में कैसे जमा करे, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जी, जी। आपने एक और मुद्दा उठाया था, जैसे कि कहा जाता है कि आज हम अपनी ब्रांड को, अपनी कंपनी को किसी की भी फ़ोटो इस्तेमाल करके उसका हम प्रमोशन नहीं कर सकते। जी, जी। लेकिन जियो और पेटीएम जैसे कंपनियों ने प्रधानमंत्री का फ़ोटो इस्तेमाल करके प्रमोशन किया था अपने ब्रांड को बनाने के लिए। जब उन पे कानून के हिसाब से 1950 का जो एक्ट है, उस हिसाब से जब उन पे कानूनी कार्रवाई हुई तो ₹500 फाइन देके छोड़ दिए गए। तो ये इस पे आपने एक मुद्दा उठाया था, उस पे एक डिटेल जानना चाहता हूँ। देखिए कि इन्होंने क्या कि जो सरकार की योजनाएँ थी, हुँ, उसमें अपना लोगो लगाकर खुद का भी एक प्रकार का ब्रांड का उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की। हुँ, अगर वो लोग सही होते तो सरकार हुँ, से अनुमति लेते, हुँ, उन्हें सरकार से अनुमति नहीं ली, हुँ, तो निश्चित तौर पर वो कानूनी उल्लंघन था। हुँ, शिकायत करने के बाद उनको जो छोटा-सा जुर्माना भरना पड़ा। हुँ, हमारे पास जो सिस्टम है आज भी, जैसे कि अगर हम मुंबई में कोई गुनाह करते हैं, तो हमारा जो दादर का जो कोर्ट है, हुँ, तो उसको अनाड़ी कोर्ट कहते हैं हुँ, दुर्भाग्य से। हुँ, तो वहाँ पर अगर आपने जुर्माना कह दिया कि कबूल मैंने है। गलती किया, हुँ, तो जुर्माना 500 पड़ता है। हाँ, और आपने ना बोला तो जुर्माना बढ़ते जाता द है। डबल होता तो जाता है, हाँ। हमारे जो देश में जो कई सारे ऐसे कानून हैं, हुँ, जैसे हमने सिग्नल को तोड़ा हुँ, या कोई वायलेशन किया, तो हमारे पास जो जुर्माने की जो कीमत
काफ़ी कम होती है, तो लोग कहते हैं चलो 500 रुपये है ना भर दो, हम्म, फिर दूसरी बार गलती करेंगे, तीसरी बार कर देंगे। हम्म, तो कहीं ना कहीं तो हमारे देश में जो अलग अलग कानून है हम्म, उसमें समय के अनुसार बदलाव करने की भी आवश्यकता है। हम्म, जैसे कि संविधान में भी कई बार बदलाव हो चुका है। बदलाव कब होते हैं? जब उस संविधान के जब जो हमारा अनुच्छेद होता है, जो लोगों के हित के लिए संविधान होता है, लोगों के हित के लिए कानून होते हैं, मगर उसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, हम्म, तो सरकार को बैठ के उसमें कहीं ना कहीं तो ऐसा प्रावधान भी है कि उसमें आप संशोधन कीजिए, उस कानून को बदलिए, ताकि कानून का डर लोगों को बना रहे। तो जी, निश्चित तौर पर ये काफ़ी उदाहरण काफ़ी मज़ेदार था। हाँ, 500 रुपया जुर्माना कोई भी भर सकता है, आम हाँ, आदमी भर सकता है। कोई भी इस्तेमाल करेगा। तो मेरा कहना है कि इससे सरकार को सीखना चाहिए। हाँ, जब ये चीज़ें सामने आई तो सरकार ने इस जुर्माने को बढ़ाना चाहिए, या कहीं न कहीं तो जैसे कि मैं बीच में चाइना गया था कुछ काम के लिए, तो वहाँ पर ऐसा कानून था कि अगर आप घर पर रहते हो तो बिज़नेस नहीं कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसका एक समय है कि आपको 8 बजे 9 बजे के बाद आपके बिज़नेस को बंद करना है, शटर को डाउन करना है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। जो व्यापारी है वो अपने गाले में सोता भी है, वहीं पर खाना भी बनाता है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है, उसका लाइसेंस भी रद्द होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें विदेश में जो उन्होंने बनाई है, कहीं न कहीं तो हमें भी, जब हमारे लोग विदेश का दौरा करते हैं, जो सांसद महोदय हैं, हम्म, उन्हें कुछ अच्छी चीज़ों को भी इस हमारे देश में लाना चाहिए कि जी, उसके कानून किस तरह से लोगों के हित में है, सरकार के हित में है, और एक तरह से अनुशासन को बनाए रखने के लिए काम हो सकते हैं। जी, जी, सही बोल रहे हैं आप सर। कुछ लोग कहते हैं कि आईटीआई कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव मुद्दे को उठाते हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी का एक स्टंट माना जाता है, ज़्यादा फेमस होने के लिए करते हैं। आपका क्या मानना है? तो लोगों को भी अल्टे करना चाहिए साहब। मतलब वो भी पब्लिसिटी पा वो जाए। भी उलटे पाएँगे। देखिए कि ऐसा नहीं है, हाँ, मैं मेरा समय खराब करता हूँ, हुँ, मैं मेरा 10 रुपए खर्चे करता हूँ, जी, कई बार जाने के लिए 100-200 रुपए खर्चे होते हैं। हुँ, ये कोई स्टंट या पब्लिसिटी का मामला नहीं है, हुँ, एक पैशन है, हाँ, मुझे कुछ करना है। हाँ, मैं नगर सेवक नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं एमपी नहीं हूँ, लेकिन मैं वही काम कर सकता हूँ जो नगर सेवक कर सकता है, हुँ, एमएलए कर सकता है, एमपी कर सकता है। हुँ, मैं कानून की जानकारी लेकर, इन्फॉर्मेशन लेकर उस अधिकारी तक पहुँच सकता हूँ, हुँ, जो आम आदमी को नहीं मिलता है। जी, तो मैं उस कानून का इस्तेमाल करके उस अधिकारी तक पहुँचता हूँ, हुँ, जो डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर तक पहुँचता हूँ। जी, फिर उस डिसीजन को बदलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, गलती है तो उसको मैं सजेशन देता हूँ, हुँ, परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई स्टंट नहीं है, क्योंकि आरटीआई काफ़ी अगर देखेंगे तो सरल भी है, थोड़ा चुनौती वाला भी है। हुँ, जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो हमारे जरी-मरी मुंबई एयरपोर्ट का जब डेवलपमेंट हुआ, तो 1998 में पायलट प्रोजेक्ट बना कि यहाँ के झोपड़पट्टी को हटाना है। आज तक कोई झोपड़पट्टी हटी नहीं। पहले 2180 झोपड़ों को हटाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। उस वक़्त केंद्रीय मंत्री थे शरद यादव। आपके डिंडो सी में ही कॉर्नर पर एक संतोष नगर बना हुआ है, हाँ, वहाँ शिवशाही पर बना है। लोगों को शिफ्टिंग करने का काम किया गया। हुँ, जब हमने जानकारी माँगने की कोशिश की, तो उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी। जब मैंने तो उन्होंने कहा कि ये अनिल गलगली ये सब जानकारी इकट्ठा करके राधा भाई चाल जैसा लोगो जलाएँगे तो नहीं? हुँ, ऐसा अधिकारियों ने शंका व्यक्त की। तभी योगेश्वरी का आपको राधा भाई का मामला मालूम था। हुँ, तो ये भी खतरा है कि आपको जाके लोगों को फेस करना है। उसकी क्या मानसिकता है, उसका क्या इंटेंशन है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें करप्शन हुआ है। अगर अनिल गलगली के पास या किसी के पास जानकारी जाएगी, तो कल मेरी पोल खोलेगा। तो अपने बचने के लिए वो कई सारे मार्ग का अवलंब करता है। तो प्रेशर होता है, और जब साइकोलॉजी प्रेशर होता है तो काफ़ी खतरा भी होता है। हुँ, कई बार अटैक भी होने की संभावना होती है, कई बार डर भी बना रहता है। तो ये जो कहते हैं कि स्टंट है, तो कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो उसे भी एक बार अल्टे का इस्तेमाल करना इस्तेमाल चाहिए। करना ये चाहिए। अल्टे की क्या प्रक्रिया है? जैसे कि कई सारे पत्रकार मित्र हैं, हाँ, हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं। मैंने कई सारे मुंबई सकाल के अखबार में सेशन लिया है, हाँ, नवभारत टाइम्स में लिया है, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के ठाणे के ऑफिस में भी मैंने जी, सेशन लिया है। हाँ, क्योंकि आज पत्रकार भी चाहता है कि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ हो, हुँ, मेरे पास जो न्यूज़ हो किसी के पास किसी नहीं के हो। पास ना हो। तो कई लोग भी अल्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई हुँ, लोग हमारे से मदद लेते हैं। हम किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते, उनको मदद करते हैं। कैसे अल्टे ऐड डाला जाए, कैसे ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि उनको इच्छा है। किसी को इच्छा होती है तो उसे मार्गदर्शन करना हमारा काम है। हुँ, तो आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है कई अखबारों में, जो लीड बन रही है, उसके पीछे भी आरटीआई है। आईटीआई है। यानी आरटीआई का इस्तेमाल स्टंट के लिए पत्रकार तो नहीं करेगा। कई लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए, कई लोग अपनी नौकरी में अच्छा प्रमोशन पाने के लिए, कई लोग अच्छी खबरें को लाने के लिए, भ्रष्टाचार की खबरों को एक्सपोज़ करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। और इससे कोई स्टंट कहता है, तो स्टंट ही सही है। हुँ, लेकिन उस व्यक्ति को एक बार आरटीआई अपने जीवन में करना चाहिए। पंजीकृत करना चाहिए। जी, आपने सर जब हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे श्री उद्धव ठाकरे जी,
आपने एक आईटीआई में पता लगाया था कि 155 करोड़ उन्होंने प्रसिद्धि के लिए, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि इसके पहले की सरकार में उसका बजट था 26 करोड़ जी और बाद में यह बजट उद्धव जी के बजट काल में 266 करोड़ हो गई थी, जिसका आपने डिटेल निकाला था और 155 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था और आपने इसका जवाब मांगा था। जी इसके बाद इसी चीज के मुद्दे को हमारे अभी जो सीएम हैं देवेंद्र जी ने भी उठाया था। इसके बारे में आपकी क्या राय देखिए है? कि ये आरटीआई की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। अगर आपके पास सही जानकारी हो और अपने पास आंकड़े हो तो विपक्ष भी उस मोह से दूर नहीं होता। हम्म, तो मैं उस वक्त के विपक्ष के नेता आज के मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूँ, क्योंकि आरटीआई को लेकर जो अलग अलग जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है हम्म, कि उन्होंने हमारे आरटीआई का इस्तेमाल विधिमंडल में किया, हम्म, जो हमारे महाराष्ट्र का सर्वोच्च है। जी जी तो मुझे भी अभिमान लगा कि चलो एक आरटीआई हमने की, हम्म, उस चीज़ की चर्चा विधिमंडल में हो रही है, विधिमंडल में हुआ। कहीं ना कहीं तो आरटीआई की जीत है। हम्म, तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें जब समाज के सामने आती है, हमारा उद्देश्य नहीं होता कि किसी को हम बदनाम करें, किसी को टारगेट करें। हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। आप इस चीज़ों को कम कीजिए, ये सरकार का पैसा है, ये हम्म, हमारे टैक्स का पैसा है। आप अपने पब्लिसिटी के लिए हमारा टैक्स का पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो? हम्म, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उस आरटीआई के बाद सरकार ने अपने खर्चे में कटौती की, उसके बाद सरकार ने और कटौती की। हमारी कोशिश होती है जो फिजूल खर्ची, जो बिना मतलब की जो खर्चा होता है, उसे कैसे रोका जाए। अगर एज ए मुख्यमंत्री शायद उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि जब भी इस तरह के बजट निकलते हैं या टेंडर निकलते हैं, काम होता है, तो निचले अधिकारी काम करते हैं। हम्म, कई बार मुख्यमंत्री हो या किसी बड़े अधिकारी को उसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब ये बात सामने आती है तो वो भी अपने विभाग के अधिकारी को डांटता है, भाई तुमने इतना बड़ा खर्चा किया, मुझे बताया नहीं, हम्म, या मेरे से ये बात रह गई, अगले टाइम इतना पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो ये आरटीआई की जीत है कि इस तरह के आरटीआई के मुद्दों से कहीं ना कहीं तो सरकार को अपनी जवाबदेही की भी जान होती है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में जब उसमें सुधार होता है तो मेरे जैसे कार्यकर्ता, मेरे जैसे मुंबईकर को खुशी होती है कि मेरा टैक्स का पैसा फिजूल खर्ची से बचा बच है, रहा है। बचा है। हाँ, मतलब मैं इन शॉर्ट ऐसे बोल सकूं कि आईटीआई कार्यकर्ता हमेशा विपक्ष में बैठा हुआ एक जागरूक नागरिक है और पक्ष में जो बैठा है कोई भी हो, वो हमेशा डरता है कि विपक्ष में कोई ना कोई बैठा है, जी, वो है आईटीआई कार्यकर्ता। देखो आरटीआई कार्यकर्ता का यही रोल होता है। मतलब विपक्ष मतलब मैं उनका घोर विरोधी नहीं हूँ, नहीं, मैं विपक्ष का ही लेकिन आपका मतलब ध्यान है। हमारा देखिए, हम आपके ऊपर ध्यान रखने वाले कुछ लोग इस मुंबई शहर में हैं, हाँ, इस महाराष्ट्र में। आज मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप पुणे में जाएंगे तो सजग नागरिक मंच, विवेक वेलनकर, हमारे मित्र विजय कुमार जी। मुंबई में अगर हम देखेंगे मनी लाइफ फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, जी, सुचिता दलाल जी, हम्म, इन्हें पद्मश्री भी मिला चुका है। जी, उन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम किया था। स्कैम किया था। उन्होंने लगातार इतने जगह लोगों पर मार्गदर्शन किया है। अभी भी उनके ऑफिस में हफ्ते में सोसाइटी को लेकर अलग अलग लेक्चर्स होते हैं फ्री ऑफ चार्ज, आरटीआई को लेकर होते हैं। कंटिन्यू लोगों को मार्गदर्शन करना, ये काम सुचिता दलाल और मनी लाइफ फाउंडेशन करती है। मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। हमने एक ऐप भी बनाया हुआ है। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ चार्ज है। आप कोई भी सवाल किसी भी कार्यकर्ता को पूछिए जो उस ऐप पे उपलब्ध हो, आपको सवाल का जवाब फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा। आप सोसाइटी को लेकर, आपके अलग अलग मैटर्स को लेकर हमने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं फ्री ऑफ चार्ज। आज मुंबई में कौन आपको फ्री ऑफ चार्ज मार्गदर्शन करेगा? आप कोई चीज़ को लेकर वकील के पास जाते हैं तो तो भी 2,000 पैसे रुपये लेते ले लेता है। स्पेशली डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको हाथ दिखने का 1,000 रुपये लेता है। हैं। जी, तो कई सारी चीज़ें आज लोग कर रहे हैं। और एक आम नागरिक, एक कार्यकर्ता या एक एनजीओ के माध्यम से लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को सवाल पूछिए। जब सवाल पूछोगे तब जवाब मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा तो उसकी पोल भी खुलेगी और वो जवाबदेही होंगे। जी, तो निश्चित तौर पर हम मैं हमेशा मानता हूँ कि हम सत्ता के साथ नहीं है, हम सत्ता के साथ जो विपक्ष है, विपक्ष के साथ भी नहीं है। हाँ, हम सत्ता के खिलाफ रहने वाले अकेले विपक्ष है, हाँ, जो हमेशा विपक्ष ही रहेंगे। हाँ, जो हमेशा विपक्ष रहेंगे, ये पक्ष में आने की कोशिश ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम एक जागरूक नागरिक के साइड में है कि जहां आप पे कोई निगाह रखा हुआ है, हम जगह हैं हुए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाँ, जब मैंने हेमा मालिनी को लेकर एक आरटीआई डाली थी, हाँ, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, हेमा मालिनी को ओशिवरा में एक भूखंड दिया गया जिसकी मार्केट वैल्यू थी 70 करोड़, हाँ, लेकिन सरकार ने उसको 70,000 में दिया। अच्छा, तो जो टीवी पर मैंने खबरें देखी, मुझे भी आश्चर्य हुआ, ये कौन सी स्कीम है, गरीब निर्मूलन की कौन सी स्कीम है हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मिल खासकर रहा हेमा है। मालिनी, जिन्होंने 300 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी चुनाव में डिक्लेयर की थी, हाँ, जो ड्रीम गर्ल है हाँ, और बहुत बड़े लोग हैं, हाँ, उनका मैं सम्मान करता हूँ। हाँ, उन्होंने नृत्य में जो एक महारत हासिल की, हाँ, लोगों को जागरूक किया, उसके लिए
कोई शब्द नहीं हमारे पास। लेकिन जब मैंने आरटीआई के जरिए इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे आश्चर्य हुआ हाँ, कि सरकार ने क्या किया था साहब। 2016-17 में उन्हें जो कानून का लाभ मिला वो कानून 1971 का था, हाँ, और हम जी रहे 2013-14-16 में। कानून है 20-25 साल पुराना। तो मैंने उसका अध्ययन किया, मुझे लगा कि गलत है। मीडिया में सारी खबरें आई, टाइम्स नाउ से लेकर हर एक ने उसको उठाया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने मुख्यमंत्री जी को एसएमएस किया कि ये गलत हो रहा है। जैसा आपने एज ए मुख्यमंत्री कहा था कि हम हर एक उस कानून को बदलेंगे जो जनता के विरोधी होगा, जो हमारे नुकसान करने वाला हो। मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से, मैंने उस वक्त आभार नहीं किया, आपके माध्यम से आभार देना चाहता हूँ कि उन्हें ताबड़तोड़ मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या मामला है। तो मैंने डिटेल बताया, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री थे। फिर उन्होंने मेरी चिट्ठी पर 3 दिन के बाद कैबिनेट में बैठक ली। जबकि मैं आम नागरिक था, मैं ना एमएलए था साहब, ना मैं एमपी था, या मैं बहुत कोई बड़े पार्टी कार्यकर्ता नहीं। सिर्फ अनिल गलगली जैसे छोटे से कार्यकर्ता की चिट्ठी पर उन्होंने कैबिनेट में उस मुद्दे को रखा और उन्होंने सबसे पहले उस कानून को निरस्त किया जिसकी वजह से हेमा मालिनी को प्लॉट मिला था। हुँ, जबकि उसमें बहुत सारी चर्चाएँ हुई, मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगे कि उनकी पार्टी की है, लेकिन उन्होंने आरोप को जवाब तो दिया, मगर आरोप हुआ करके मेरे से संवाद छोड़ा नहीं। उन्होंने मेरे से संवाद किया, उन्होंने रियलिटी को जाना कि क्या एग्जैक्टली मामला है। भले वो मुख्यमंत्री है, कई बार कुछ चीज़ें होती है जो सर्वोच्च व्यक्ति को नहीं पता होती है, हुँ, तो उनकी मैं खासियत बताता हूँ। उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उनको जानकारी दी, और उन जानकारी के आधार पर उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लेके उस कानून को स्क्रैप किया। हुँ। साहब ये कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता, ये सही बात। महाराष्ट्र में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है। जी, तो जी। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा मैं उद्धव ठाकरे जी का भी एक उदाहरण देता हूँ। जब कोरोना था, कोरोना में क्या हुआ कि कई लोगों ने, कोरोना आने के पहले लोगों ने अपने होटल्स, शादी के लिए ग्राउंड सब बुक किए थे। तो जब ये कोरोना हुआ तो सब कैंसल हुआ। लेकिन मेरे पैसे कैसे मिलेंगे साहब? कि मैंने 50,000 रुपए दिए, किसी ने लाख रुपए दिए। वो कहते थे कि भाई आपने पैसे जमा किए, जब प्रोग्राम होगा तब कर लीजिए। हम दूसरी पार्टी को लाइए, पैसा ले लीजिए। से हज़ारों के लोग शिकायत थी। कुछ लोग मेरे पास आए, तो मैंने चिट्ठी लिखी उद्धव जी को और एसएमएस कर दिया था, क्योंकि कोरोना में कोई किसी, उद्धव जी ने ताबड़तोड़ 24 आवर्स में अपना रिमार्क्स मार के ऑर्डर जारी किया। मतलब मुझे मिलना भी नहीं पड़ा। हुँ, एक मैंने सामान्य से एसएमएस कर दिया। तो जो मुख्यमंत्री होता है, चाहे उद्धव जी हो, देवेंद्र जी हो, अशोक चौहान भी थे। अशोक चौहान के साथ भी मेरा कैसा एक वो मैंने किस्सा है कि जो भी उस सर्वोच्च पद पर बैठता है तो निश्चित तौर पर उसको जवाबदेही आती है, हुँ, संवेदनशील होता है। उसको लगता है कि वह किसी ने मुझे कुछ बताया, हुँ। तो तो निश्चित उसपे तौर पर डिटेलिंग उस पर काम निकालते हैं। करना चाहिए। जी। तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ कि आपके माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है, उसमें आप छोटे कार्यकर्ताओं की, एक आम आदमी की सुनते हो, उसके लिए आपको सलाम। हाँ, मुझे लगता है कि अनिल गलगली इतना बड़े नहीं है जितना उनका नॉलेज उनके साथ अटैच्ड हो गया है आईटीआई कार्यकर्ता। जी, आप अगर किसी चीज़ में जैसे कहा गया है कि अगर किसी चीज़ को घिसेंगे तो उसमें से चमक आती है, वही अनिल गलगली अभी जो है आईटीआई कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता की जगह हम अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उसके आगे लीडर, मैनेजर, उसके ब्रांच हेड ऊपर-ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही आप इतने ऊपर आ चुके हैं, इतना नॉलेज ले चुके हैं, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। जी, तो जी, जी। वो जो आपने एक नॉलेज कवर किया है, तो आपकी बातें सुनी जा रही है कि अगर इन्होंने होमवर्क करके कुछ बताया है, तो ज़रूर कुछ तो है। मैं हो सकता ना देख रहा हूँ, इनसे बात करके समझ लूँ कि क्या गलतियाँ जी, हुई है। जी, जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे ही एक ये इतने आप बड़े-बड़े चीज़ों का नॉलेज निकालते हैं, तो मुझे लग रहा है एक चीज़ का और आपने होमवर्क किया होगा, जो कॉमन मैन है, जहाँ पे वो ₹50 और ₹100 की वजह से, ₹200 की वजह से लोग परेशान हैं। अब अक्सर सड़क पे चलते हुए, मेन हाईवे नहीं, हाईवे के बाद जो रास्ते चलते, रोड चलते हैं, वहाँ पे आप देखे होंगे, पुलिस वाले हमेशा साइड में खड़े रहते हैं और वो एक्टिवा को, टेम्पो को रोक के लाइसेंस चेक करते हैं, इंश्योरेंस चेक करते हैं, पीयूसी चेक करते हैं। कभी-कभी मेरे मन में भी सवाल आता है कि ये पुलिस आरटीओ का काम क्यों करती है या फिर ये इनके दायरे में है? तो ये आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए कि कानून तो सबके लिए है, चाहे मुंबई पुलिस हो या मुंबई ट्रैफिक हो। मुंबई पुलिस के लोग ही मुंबई ट्रैफिक में जाते हैं, मुंबई ट्रैफिक के लोग ही मुंबई पुलिस में आते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपने कानून का पालन किया, तो आपका अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी पूछ लिए, कल आप आके मुझे पूछे कि आपका लाइसेंस बताइए, मुझे देने में हरकत नहीं। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि सरकार ने भी बीच में कई बार इसका मैसेज दिया है कि अगर कोई इस चीज़ ऐसी होती है, तो आप उसको रुकाइए मत, आप फ़ोटो करके उसको अपलोड कीजिए। किसी ने अगर हेलमेट नहीं डाला है, अभी तो मुंबई में कई सारे कैमरे लगे हुए हैं,
अगर आप बिना हेलमेट जा रहे हो, आप पे इतने लोग कैमरा आपका कैप्चर कर लेते हैं, 2 दिन के बाद आदमी खुद ही हेलमेट डालना चलो शुरू कर देता है। तो मेरा मानना है कि एक एथिक्स की बात होती है कि पुलिस को क्या करना है। मेरा मानना है कि पुलिस को सामने खड़ा होना चाहिए, छुप के नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुंबई में टारगेट दिया जाता है कि हमको टारगेट को पूरा करना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है हाँ, कि ये गलत है, मेरे साथ गलत जुर्माना लगाया हुआ है, हाँ, तो मुंबई ट्रैफिक का ऐप है, हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से उस ऐप का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। हम्म, बीच के दिनों में मैंने एक आरटीआई के जरिए जानकारी निकाली थी कि मुंबई में कितने लोगों को फाइन मारा गया है, कितना जुर्माना आया हुआ है। जुर्माना कम से कम 600 करोड़ के आसपास था, लेकिन फाइन भरने वाले लोग 100 करोड़ लोगों ने फाइन भरा था। कहीं ना कहीं तो लोग फाइन भी नहीं भरते, तो उस पर क्या है। तो मेरा मानना है कि सरकार को भी थोड़ी सी अपने व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। अभी जॉइंट सीपी अनिल कुंभारे है, कई बार कई चीज़ों को लेकर हमकी उनकी चर्चा होती है, वो भी कोशिश करते हैं। अगर हम देखेंगे कि अभी मुंबई में ट्रैफिक की समस्या थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, तो उसमें भी मुंबई वाहतूक पुलिस का सबसे बड़ा रोल है। कई बार हम लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं, मगर उनके बीच में जाकर जब हम बैठेंगे, उनकी क्या व्यथाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन्हें क्या चाहिए, उस पर कभी कोई काम नहीं करता। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी गलत है कि आप गलत तरीके से पकड़ते हैं, कई बार से एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जॉइंट सीपी हो या मुंबई पुलिस हो, आप सामने खड़े रहिए। जो जुर्म कर रहा है उसको डायरेक्टली कीजिए, और पहली बात तो उसको रोकिए मत। आपके पास ऐप आया हुआ है, मोबाइल से फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। तो कई बार रोकने के चक्कर में एक्सीडेंट भी होते एक्सीडेंट हो हैं, जाते हैं। लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। तो निश्चित तौर पे इससे बचना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से अभी 2-4 दिन में जब मिलूँगा, फिर एक बार निवेदन करूँगा, इस चीज़ों को रोकने के लिए किस तरह का काम होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था बननी चाहिए। जी। सर अभी-अभी आपने एक अभी-अभी एक आपने एक मुद्दा उठाया था। मुद्दा मैं बोल सकता हूँ, मुद्दा ना बोल के मैं सु ऐसे बोल सकता हूँ कि अभी भी आपने एक जागरूकता दिखाई थी। अनधिकृत लाल नीली बत्ती। जी, हमारी मुंबई की महापौर जो बनी हैं अभी ऋतु तावड़े जी, उनकी गाड़ी पे लाल और नीली कलर की बत्ती चल रही जी, थी, जी, जी, जी। जिसका आपने आईटीआई के थ्रू या फिर आपने लेटर डाल ज़रूर के थी। किया कि यह गलत है, और बीएमसी ने दूसरे दिन ही संज्ञान लिया और गाड़ी से निकाला, और इस बात की बहुत प्रशंसा भी हुई। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए कि ये मैं आज पहली बार नहीं कर रहा हूँ। हुँ, इसके पहले भी जब मुंबई में जो एमएलए, एमपी का जो स्टिकर लगाए घूमते लोग, हुँ, हाँ, इसके पहले भी लाल बत्ती लोग, प्राइवेट लोग भी लगाते हैं। इसकी मैंने शिकायत सरकार को भी कर चुका हूँ हुँ, कि इसको रोकना चाहिए, और बहुत बड़ी एक्शन भी हो चुकी है। हुँ, अभी मुंबई की महापौर है, वो हुँ, महापौर बनी, हुँ, शायद उन्हें पता नहीं होगा या पता होगा, हुँ, ईश्वर जाने। हुँ, अभी तक उनसे मैंने भी बात नहीं की, हुँ, किसी ने खुल के बात नहीं की। हुँ, तो ये कानून का दायरा, क्योंकि 2017 में हुँ, जब मनमोहन डॉक्टर जब सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि वीआईपी हमें वीआईपी मैनेजमेंट। कल्चर को खत्म करना चाहिए। हुँ, जबकि कानून 2007 से था, हुँ, जब यूपी की गवर्नमेंट थी तभी भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन हुँ, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर अपील की थी हुँ, कि लोग वीआईपी संस्कृति से बचे हुँ, और इसको चीज़ें से बचे। आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाल दीवा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं यूज़ करा। हमारे पास ये इमरजेंसी जो पुलिस की कुछ गाड़ियाँ हैं, हुँ, जो आपातकालीन व्यवस्था है, जो मुंबई में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हुँ, उसके चीफ को इसका अलाउड है। हुँ, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने उस बात को ध्यान में नहीं किया। मैंने हुँ, कुछ लोगों को बताने की कोशिश की, उन्होंने हुँ, उस बात को संज्ञान नहीं लिया। फिर मैंने महापौर को चिट्ठी लिखी। हुँ, हुँ, कभी एक ही जरिया होता है कि चिट्ठी लिख के उनको समझाया जाए, क्योंकि चिट्ठी तो लोग डेली देखते हैं। हुँ, चिट्ठी देख के और उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। हुँ, हमने चिट्ठी लिख के उनको अलर्ट करने की कोशिश की कि आप इस चीज़ें से बचिए। जी। उन्होंने वो सुना नहीं, हुँ, और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से महानगर पालिका ने ताबड़तोड़ मेरी चिट्ठी मैंने जब कुछ अधिकारियों को व्हाट्सएप की हुँ, डिपार्टमेंट के हुँ, कि चीज़ों को आप रोकिए, गलत है, हुँ, तो उन्होंने उसे संज्ञान में लिया हुँ, और महापौर की गाड़ी को ढूंढ कर, हुँ, जहाँ पर थी हुँ, उस वक्त, क्योंकि हाँ, सुबह निकलते और शाम तक पहुँचते हैं ना सब जगह, हुँ, उसको ढूंढकर उन अधिकारियों ने कार्रवाई की। उसका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। हुँ, और मेरी माननीय महापौर हो या उप महापौर हो, सभागृह नेता हो, हुँ, उन तीनों ने इस तरह की लाल पीली बत्तियां नीली लगाई थी। हुँ, और कोई भी मंत्री हो, उनसे अपील है कि आप कम से कम जो सरकार के नियम है, उसका अनुपालन कीजिए। हुँ, आपने शपथ ली है, हुँ, शपथ का तो कम से कम ध्यान रखिए। हुँ, अनिल कलिकली को शिकायत करने की क्या जरूरत है? हुँ, फिर जब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं कि इनको क्या जरूरत है, हुँ, इनको गाड़ी में घूमना है क्या? अरे मुझे नहीं घूमना है। वो सरकार ने जो नियम बनाया, अगर आपने उसका अनुपालन नहीं किया, तो आम नागरिक क्यों उस नियम का अनुपालन करेंगे? हुँ, वो भी ट्रैफिक का वायलेशन करेंगे, कहीं पर जाके दादागिरी करेंगे, क्योंकि आप ही खुद नहीं कर रहे हो। जब आप किसी सर्वोच्च पद पर बैठे हो, जो संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा अगर आपने मेंटेन नहीं की, तो आप लोगों से अपेक्षा मत कीजिए। ज़रूर। तो हमारी इतनी अपेक्षा है, लोग अपनी गरिमा को बनाए रखें, जो नियम है उसका पालन करें, और कहीं न कहीं तो जो आपकी नैतिकता है,
हाँ, उसका प्रदर्शन करने की थोड़ी सी कोशिश ज़रूरत कीजिए। ज़रूरत। आप महापौर तक की बात की है सर, तो अब नगर सेवकों पे आ जाते हैं। मुंबई में आप भी मुंबई में पैदा हुए हैं, सब मुंबई में बड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे नगर सेवक आपने देखा होगा हर 5 साल में चेंज होते हुए, बदलाव होते-होते। आपने ये नोट किया है कि सर मुंबई में नगर सेवक हमेशा जो अब काम होता है नगर सेवक का गटर, लादी और सड़क का जो छोटे-छोटे सड़क का काम होता है, इसमें ई-टेंडरिंग होता है। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि ये जितने भी ई-टेंडरिंग हो रहे हैं, सब नगर सेवक की ही प्राइवेट कंपनी ई-टेंडरिंग कर रही है? ये तो इसके बारे में आपने कभी होमवर्क किया सर? देखिए कि जब मुंबई महापालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, उस वक्त कमिश्नर थे अजय मेहता। उनसे मेरी बात हुई थी। ये ई टेंडरिंग की सिस्टम चालू किया अजय मेहता ने हुँ, वार्ड लेवल में, हुँ, क्योंकि इसके कई सारे भुक्तभोगी लोग मेरे पास आते हैं। मुंबई में एक चेन बनी हुई है। हर वार्ड में जो नगर सेवक होता है उसकी 2-4 कंपनियाँ होती है, हुँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हुँ, अधिकारियों का नेक्सस होता है। हुँ, वो चाहता है कि उसी कंपनी को काम मिले। जी, ऐसा ई टेंडरिंग, जैसा के ईस्ट की बात करता हूँ अंधेरी की। अगर आपको के ईस्ट में आपने ई टेंडर भर गया और आपको लग गया अनिल गलगली की कंपनी को, तो अनिल गलगली को काम इन्हें नहीं देना है। तो सबसे पहला उसको वो लोग चलन नहीं देते हैं। हुँ, चलन देने के बाद जो प्रोसीजर को पूरा नहीं करते, तो उसकी मियाद होती है। ई टेंडर लगने के आपको इतने दिनों के भीतर चलन भर के डॉक्यूमेंट देने। जी, वो चलन नहीं देंगे तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तो ऑटोमेटिक मेरे को डिलीट करते पीछे जो नगर सेवक का व्यक्ति होता है उसको ऑटोमेटिक उसको लग मिल जाता है। जाता है। हुँ, तो ऐसे कई सारे लोग मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर आते हैं साहब। हम आरटीआई कार्यकर्ता है, हमें सबसे मिलना पड़ता है। हुँ, अभी एक मानसिकता हुई कि कॉन्ट्रैक्टर चोर है। चोर आप लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ, उससे कमीशन लेते हैं आप 30-40-50%। ₹1 काम में अगर आपने 60 पैसा खा गया, हुँ, 40 पैसे में कैसे काम हो गया? हुँ, हर एक नगर सेवक का 15 से 25% का रेट है। सहायक अभियंता का रेट है, जूनियर इंजीनियर का रेट है, बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसका एक रेट है, डब्ल्यू का है, डीएमसी तक पैसा जाता है। तो अगर आप पैसा इतना बाँटोगे तो काम क्या होगा? तो ई टेंडरिंग में कई सारे कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास आते थे, तो मैं मेरे जो जैसा आपने बताया, कुछ लोग हमको जानते हैं, तो हम लोग फ़ोन करके उन अधिकारियों को समझाते हैं, "बाबा इसको आप ई चलन क्यों नहीं दे रहे हो?" "नहीं सर, सर, सॉरी, सॉरी मैं दे दो।" फिर बोले नगर सेवक का प्रेशर था। मतलब आप हुँ, दे दो ना साहब, नहीं वो काम अच्छा नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहे उसको आप ब्लैकलिस्ट करो। तो ऐसे कई सारे मामले मैंने सुलझाए साहब। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग मेरे पास आते हैं, हम उनसे ना कभी ₹1 लेते हैं। उनको पता है कि अनिल गडकरी ईमानदारी से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है। सबसे बड़ा बदनाम व्यक्ति इस मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्यों बदनाम है? कितना कमीशन वो बेचारा बाँटता है, उसका कोई ध्यान नहीं देता है। हुँ, तो हमने से ई टेंडरिंग के कई सारे एक्सपोज़ किए, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हमने करवाई है। कई सारे अच्छे जो वार्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमारी बात को सुनकर उसको चलन भी दिया है, उस व्यक्ति ने अच्छा भी काम किया है। सेकंड, जब आपको ई टेंडर मिल गया, उस नगर सेवक को तो उसकी पूरी ईगो हर्ट होता है कि मेरे आदमी को काम नहीं मिला, अभी इसको देखता हूँ। फिर उसी काम की वो शिकायत करेगा, बार-बार तुड़वाएगा। तो भी ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर वो सब करते हैं, काम भी करते हैं। हुँ, तो ये पूरी लॉबी बनी है, दत्तक वस्तु योजना। हुँ, उसमें तो अगर आप जाएँगे लॉटरी करने के लिए, तो 10 में से 8 संस्था नगर सेवक की होती है। उनके हाँ, बच्चों की, उनके कार्यकर्ताओं की, ये पूरा नेक्सस है। तो इसके लिए साहब ना नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते हैं, ना देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं, ना आप और मैं कुछ सकता हूँ। इसके लिए एथिक्स की ज़रूरत है। हमारा जो नैतिक आचरण है, हाँ, जब तक उसमें सुधार नहीं आएगा, ये जो ई टेंडर हो या दत्तक बस्ती हो, क्योंकि आज मुंबई में कई सारी ऐसी संस्थाएँ बहुत अच्छा काम करती है। वो उसको नगर से उसकी शिकायत करके उसका काम बंद करवाता है। उसके बाद पावर होती है। तो अभी अधिकारियों को सोचना है कि नगर सेवक सही है कि गलत है, संस्था सही है कि गलत है। तो कहीं न कहीं तो ये जो एथिक्स की बात है, क्योंकि हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो, एथिकल और एथिक्स ये 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ। अगर वो किसी ने उसका आत्मसात की, तो निश्चित तौर पर आदमी ना गलत करेगा, ना गलत करने देगा। तो ये थोड़ी-सी कमी हमारे देश के लोगों में या नगर सेवकों में या एमएलए, एमपी में है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। सर आपने कैलकुलेशन बता रहे थे, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक वार्ड नगर सेवक के पास जो कॉन्ट्रैक्टर आता है, उसको कैसे परसेंटेज डिवाइड करना पड़ता होगा सर? एक एग्ज़ाम्पल जानना चाह रहा हूँ। देखिए कि एक अगर मुझे काम मिल गया कि फला-फला सड़क का, हाँ, अगर उसकी ₹100 का काम मिल उसकी गया। ₹100 की काम है, तो मुझे ₹60 बाँटने हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ₹100 का काम मिला है तो ₹40 का काम होगा, ₹60 बाँटना है। अच्छा, उस ₹40 में कॉन्ट्रैक्टर को बचत और सैलरीज़ भी अब देने हैं। उसमें और एक मज़ेदार बताता हूँ, हाँ, वो काम ₹100 का है ही नहीं, अच्छा। वो काम ₹40 का ही रहता है। अच्छा, ये एस्टीमेट बनाने वक़्त अधिकारी लोग खेल खेलते हैं हाँ, कि सबका परसेंटेज तय हो, हाँ, काम एक्चुअल होता है ₹40 का ही, ओके। ₹100 का नहीं होता है। तो एस्टीमेट को बढ़ाते हैं। तो अभी जो नई सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की मुंबई में, हम कोशिश कर रहे हैं
कि एस्टिमेट के ऊपर ना बड़े माइनस होगा तो चलेगा, कि हमारे तो वैल्यूएशन होती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो गारगाई डैम का मामला 10% अतिरिक्त रेट था, तो स्टैंडिंग कमेटी में रोका गया, उसी चर्चाएं हुई, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हुआ कि अब मुंबई में भ्रष्टाचार नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ये पूरा खेल है। एस्टीमेट बनाते वक्त अगर आपने खेल खेल दिया तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम गलत एस्टीमेट बनाते हैं, क्योंकि जब लोअर परल में जब उधर पार्किंग का एक काम को लेकर टेंडर निकला, उसमें 100 करोड़ का डिफरेंस था। कितना? 100 करोड़ का डिफरेंस था। हमने शिकायत की मुख्यमंत्री के पास, हमने शिकायत की कमिश्नर के पास, उस पर इंक्वायरी बैठी, हमने सारे तथ्य दिए कि वो जो रोबोट कितने में आता है उसका बिल दिया पुराना, जो रोबोट की कीमत 1 रुपया थी, उन्होंने 20 रुपये बताई थी एस्टीमेट में, खर्चा ज़्यादा बताया था। हमने पूरे देश के अलग अलग पार्किंग के जो टेंडर जारी हुए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के या दिल्ली गवर्नमेंट के, हिमाचल के, उसके डॉक्यूमेंट दिए। वहाँ पर एक पार्किंग को लेकर कितना पैसा खर्चा होता है, हमारे पास कितना खर्चा होता है। मुझे 6 महीने लगे साहब। फिर उसके बाद जो म्यूनसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी, उन्होंने उस टेंडर में 35 करोड़ रुपए की कटौती की। कितनी? 35 करोड़ की। 35 करोड़ तो बच गया हमारे साहब। सही बात है। तो मुझे धन्यवाद बोला गया, फिर वो मीडिया ने उसकी खबर बनाई। साहब 35 करोड़ तो बच गए कम से कम इस करप्शन के राज में। बड़ी छोटी अमाउंट नहीं है ना। 35 करोड़ से हम कितने काम कर सकते हैं, 2-4 सड़क बना सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, मेरा तो कहना है कि सबसे पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एस्टीमेट गलत बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं तो अधिकारी बचते हैं, उनके पीछे यूनियन होती है, उनके पीछे पॉलिटिकली बैकअप होता है। तो ये अगर गलत आपने एस्टीमेट बनाया तो नगर सेवक भी खुला सांड हो जाएगा, पैसा लोग खाएंगे, फिर लोग कंप्लेंट भी करेंगे, कंप्यूटर को भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ये पूरी सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसकी कमी है। पारदर्शिता नहीं होने की वजह से जवाबदेही की कमी आई है, और जवाबदेही नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ गया है। पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसमें आम नागरिक का भी उतना ही योगदान होना चाहिए, अधिकारी का भी उतना ही योगदान होना चाहिए। जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक ये कोई भी सिस्टम हमारी नहीं सुधरेगी। हाँ, मतलब आपके कैलकुलेशन के हिसाब से सही है। तभी 5 साल में एक नगर सेवक या विधायक का इनकम, अगर सैलरी इनकम देखा जाए तो बहुत कम होता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाता है। सही तो बात। बिना व्यापार के, बिना किसी चीज़ के। तो ये बहुत सही सर। उनके भी ITI मार के हम IT रिटर्न्स मंगा सकते हैं? देखो, जो ब्लैक मनी होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। रिकॉर्ड नहीं और होता। आपको बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस तरह की जानकारी देने का प्रावधान नहीं है। जैसे हमारे मित्र और जो केंद्रीय सूचना आयुक्त थे पूर्व, शैलेश गांधी जी ने, जब उन्होंने अजीत पवार को लेकर RTI डाली तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में उसकी अपील की, तो मुंबई हाईकोर्ट ने शैलेश गांधी वर्सेस अजीत पवार के मामले में क्लियर किया कि ये उसका निजी मामला है इनकम टैक्स का। वो अब फिर अपनी नैतिकता की बात होती है। अगर मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, तो आप बताइए, क्योंकि आप जब इलेक्शन एफिडेविट करते हो, अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हो, लेकिन हमारे देश में आज भी वो सिस्टम नहीं है। इलेक्शन एफिडेविट के साथ आपको ITR भी ज्वाइन करना चाहिए। जब हम लोन लेते हैं तो हमारे 3 साल का ITR मांगते हैं। हम कई बार नौकरी पर जाते हैं तो हमारे 3 साल का ITR मांगते हैं। तो सरकार तो मांगती है साहब, जो बैंक है। तो जब आप चुनाव लड़ते हो तो आप चुनाव के साथ आपको उसकी आय की जानकारी, 3 साल का ITR, उसका जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जात प्रमाण पत्र, उस पर भी आप चर्चा करेंगे। फिर उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 3 चीज़ें मांगनी चाहिए। कि उसके बाद होता है कि फर्जी आदमी था, सर्टिफिकेट उसका गलत था, तो उसका आगे क्या होता है। आज मुंबई में ऐसे कई सारे नगर सेवक वापस बने, आमदार बने हुए हैं, जो पिछली बार फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से उनका पद चला गया, दुर्भाग्य से उन पर FIR नहीं हुआ। 5 साल के बाद वो दूसरे वार्ड से चुनाव लड़े, जीत गए, कुछ लोग आमदार बन गए मुंबई में। तो हमारी जो सिस्टम ही कहीं ना कहीं तो फेल्यूर है, या जानबूझकर सिस्टम नहीं चाहते कि उन लोगों पर कार्रवाई हो जो फ्रॉड है, जो चीटर है, जिन्होंने हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। सबसे बड़ा मैं दोषी मानता हूँ उन राजनीतिक दलों को, क्योंकि आपका जिस व्यक्ति को आप टिकट दे रहे हो, उम्मीदवारी दे रहे हो, उसका पूर्व इतिहास क्या है, उस पर मर्डर का केस है, डकैती का केस है, उसका सर्टिफिकेट बोगस था, उसका पद चला गया। तो कहीं ना कहीं तो ये पूरे सिस्टम में राजनीतिक दलों भी उतने जिम्मेदार है। उसके राजनीतिक दल RTI के दायरे में इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति कल उनसे पूछेगा, आपने अनिल कलेक्टर को टिकट क्यों दी, आपने इनको टिकट क्यों दी, इसका क्या आधार था। तो कहीं ना कहीं तो इसके लिए RTI में आने से राजनीतिक दल भी बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये सिस्टम को सुधारने के लिए हमें नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक
पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो काम करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें राजनीतिक दलों की भी आवश्यकता है, उसके लिए आम लोगों की भी ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं तो सरकार में बैठे हुए लोग, जैसे कि अनिल गलगली चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने कुछ गलती की तो मैंने चुनाव आयोग को शिकायत की। चुनाव आयोग कहता है कि आप चुनाव होने के बाद आइए। हाँ। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, किसी की बदनामी नहीं करनी है। एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई में पहले रहते थे, उन्होंने एक जगह से चुनाव लड़ा लोकसभा का। हम्म। लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने एफिडेविट किया। फिर उन्होंने एफिडेविट में सरकार की जो देनदारी को छुपाने का काम किया। हम्म। हमने एक मामले में जब आरटीआई डाली तो मालूम चला कि इस व्यक्ति पर 60,000 रुपए का बकाया है, ये डिफॉल्टर। हम्म। हमने एफिडेविट चेक किया, एफिडेविट में उन्होंने देनेदारी के कॉलम को छोड़ ब्लैंक दिया रखा था। था। हम्म। तो हमने दोनों चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की, तो चुनाव आयोग ने हमको क्या रिप्लाई दिया, आप कोर्ट में जाइए। अरे अनिल गलगली कोर्ट में क्यों जावे? जब चुनाव आयोग कानून बनाता है, चुनाव आयोग कहता है कि आपको जानकारी को भरना है, चुनाव आयोग ने वेरीफाई करना चाहिए, अनिल गलगली स्टेटमेंट लेना चाहिए, उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए। अगर सही पाया गया तो उस पर एफआईआर लेके उसे उसकी सजा को रद्द कर दो। अभी मैं कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ से चुनाव लड़ाया हो उसके मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, वहाँ से ऑर्डर लाऊंगा, फिर वो चैलेंज करेगा और डबल चैलेंज करेगा, तब तो 5 साल निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो सिस्टम है वही गलत है। शिकायत को डायरेक्ट जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप पोस्टमैन मत बनिए साहब। जब मैंने शिकायत की डॉक्यूमेंट के साथ तो आपको ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए। आप कहते हैं कि आप कोर्ट में जाइए। तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो प्रणाली है, हमारी सिस्टम है, वो ऐसी बनाई गई है कि चोरों को भी चोरी करने का मौका देती है, डकैत को भी डकैती डालने का मौका देती है, और जो फर्जी होते हैं सर्टिफिकेट से लेकर कई मामलों में उन्हें भी फर्जीवाड़ा करने का मौका देने का काम यही हमारी सिस्टम करती है। जी जी जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर हम लोग को तो, और इंटरेस्टिंग लग रही है। मतलब काफ़ी टाइम से बात कर, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या क्या सीख रहा हूँ मैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप राजनीतिक दल के बारे में बात कर रहे थे, आपको लगता है सर राजनीति में परिवारवाद होना चाहिए? क्योंकि राजनीति जब आई होगी, जब ये लोकतंत्र आया होगा, तो कहीं न कहीं पहले की पद्धति परिवारवाद खत्म होने के लिए लोकतंत्र आया। पहले राजा का बेटा राजा बन जाता था, फिर राजा के और परिवार वाले ही राजा बनते थे। एक पद्धति थी, काबिलियत राजा नहीं बनती थी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपको आज की जो राजनीति दिख रही है, हमेशा परिवारवाद में उनके बच्चे ही फिर से राजनीति में आ रहे हैं और वो वही पद ले रहे हैं और वही जनप्रतिनिधि बन रहे हैं? देखिए, मेरा इसमें दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। राजा का बेटा राजा पहले से बनते आ रहा है जी। कि मेरा मानना है कि अगर कोई राजा का बेटा राजा बनने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी योग्यता होती है जी। उसने कितने साल काम किया है। सर मुंबई में और महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, कोई आमदार बना है, कोई मंत्री बना है, लेकिन उन्होंने जो अपना संघर्ष स्टूडेंट मूवमेंट से किया है, भले वो राजा राजा उसके पिता राजा थे या एमएलए थे, एमपी थे, लेकिन उन्होंने उस विरासत को तो मेंटेन किया है, लेकिन उन्होंने निचले स्तर पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर जो काम किए, ऐसे लोगों को भी आपको छटनी करनी चाहिए। कल मेरे पिताजी राजा है और मैं चपरासी बनूं, ये तो नहीं चलेगा। मेरी योग्यता है, अगर मेरी योग्यता नहीं है तो मैं राजा बनने के बाद भी फेल हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र की यही खासियत है, जिसने काम नहीं किया उसको वो लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, जनता ही। कई सारे उदाहरण है, कई सारे राज्यों में जब सत्ता पलट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति बड़ा था लेकिन इन्होंने 5 साल में काम नहीं किया, लोगों के बीच में नहीं गए, लोगों की समस्या नहीं सुनी। ऐसे कई सारे उदाहरण है, उनकी सत्ता को हटाने का काम हमारी भारतीय जनता ने किया है। तो कहीं ना कहीं तो ये राजा का बेटा राजा नहीं होना चाहिए, इससे हमें ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अभी डिजिटल युग है, ये स्पर्धा का युग है, प्रतियोगिता का युग है। आज भी हम लोग आरक्षण में फंसे हुए हैं, हम भी आज वही राजा का बेटे राजा में फंसे हुए, कहीं ना हमको उससे ऊपर उठना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, ये कर्म प्रधानित है। अगर मैं किस स्कूल में जन्मा हूँ वो ज़्यादा मायने नहीं रखता हूँ, मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, मेरी दिनचर्या क्या है, मेरी संगत क्या है, मैं किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, ये भी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं तो उस योग्यता को भी का एक मापदंड होना चाहिए, तो योग्यता क्या है। अगर अनिल गलगली राजनीति में जा रहे, उनके पिताजी राजनीति में थे, तो ऐसा नहीं कि अनिल गलगली राजनीति नहीं जावे, क्यों नहीं जा सकते हो, उनमें योग्यता अगर उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक दलों को और लोगों को भी उनकी योग्यता का मापदंड क्या है ये निर्धारित करने का समय आ चुका है। अनिल जी, आपने एक मुद्दा उठाया था, मुद्दा तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका रिएक्शन क्या हुआ मुझे जानना है। कुछ ऐसे नगर सेवक जो नगर सेवक थे और नगर सेवक रहते हुए उन्होंने आमदार का इलेक्शन या खासदार का इलेक्शन लड़ा और जीत गए।
उन्हें जो मानधन राशि आती थी 25,000 रुपए की, वो कंटिन्यू आ रही थी। तो आपने अपने आईटीआई के थ्रू पता लगाया था कौन कौन से नगर सेवक ले रहे हैं और कौन से नगर सेवक नहीं ले रहे। इसके बाद क्या हुआ और आपका क्या मानना है कि ये सही है कानून के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से? देखिए कि कानून के मुताबिक देखा जाए तो सही है कि नगर सेवक का पद अलग होता है और वो एमएलए और राज्य लोकसभा का अलग होता है। मगर आप दोनों सदन के अगर सदस्य हो तो आपको एक ही मानधन मिलता है। हुँ, लेकिन जब हमने इस मामले को सामने लाया हुँ, तो उसका एक अच्छा असर हुआ कि पराग शाह हुँ, जो भी आमदार है, हुँ, उस वक्त नगर सेवक भी थे, हुँ, वो दूसरी बार भी चुन के आए। हुँ, उन्होंने ताबड़तोड़ उन्हें पता नहीं था कि मैं दोनों पगार ले रहा हूँ। उन्होंने ईमानदारी से उस बात को स्वीकार किया और जितना भी पगार उनको तब तक मिला था एज ए नगर सेवक, उन्हें ताबड़तोड़ वो सरकार की तिजोरी में भरने का काम किया। उस वक्त राजन सिंह जी थे, हुँ, उन्होंने वेतन नहीं लिया था। फिर अपने कोरगांवकर करके भांडुप से आमदार थे, उन्होंने भी नगर सेवक का वेतन नहीं लिया था। मनोज कोटक थे, उन्होंने नहीं लिया था। ऐसे कई सारे उदाहरण थे, उन्होंने पहले ही उसको स्वीकार नहीं किया था क्योंकि पराग शाह बहुत बड़े बिल्डर थे, पहली बार नगर सेवक के बाद आमदार बने थे, तो उन्हें उस चीज़ का पता नहीं था। लेकिन जब इस तरह की आरटीआई हम डालते हैं तो लोग जब सकारात्मक तरीके से उसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, हुँ, क्योंकि आरटीआई को लेकर जो लोगों के मन में एक वहम है, हुँ, जो लोगों में शिकायत है, तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो लगता है कि हमने कुछ आज अच्छा काम किया है और हमारी अच्छाई से उस व्यक्ति को भी सुधरने का मौका मिला है। और उस व्यक्ति ने, जैसे पराग शाह, वो जैन समाज के सबसे बड़े मुनि हैं, उनको मानने वाले, नम्र मुनि को मानने वाले, उन्होंने उस बात को स्वीकार करके हुँ, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। ये सबसे बड़ी अच्छाई अच्छा का ही एक है। जी, नमूना है। जी, जी। सर अगर आपको एक सच्चाई बतानी हो, जो आपने अब तक कहीं नहीं बताई, जिससे हो सकता है लोग सीखें या फिर ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो कैमरे पे, वो क्या होगी? देखिए कि ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जीवन में, तो मेरा मानना है कि जब आप आईटीआई क्षेत्र में हो या पत्रकारिता क्षेत्र में हो या समाज सेवा में, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें आप कामयाब बनिए। मगर उस कामयाबी में जब भी कोई गलत चीज़ों का सहारा लेकर आप, जब आपको कामयाबी मिलती है, उसे आप कामयाबी नहीं समझेंगे, उसे आप कहीं न कहीं तो एक प्रकार का, क्या मैं शब्द भी मेरे ज़ुबान पर नहीं आ रहा है, एक प्रकार का मतलब साजिश ही कहेंगे। तो मेरा मानना है कि कामयाबी हर व्यक्ति को जीवन में मिलनी चाहिए, चाहे आप छोटे वर्ग में काम करते हो या मिडल कास्ट में काम करते हो, बड़े में। जहाँ पर भी आप ऊँचाई छूते हो तो ईमानदारी से, अनुशासन तरीके से, और जो भी हमारे जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो कानून ने हमें मान्यता दी है, उसका अनुपालन करके जब आप इस तरह की कामयाबी पाओगे, तो निश्चित तौर पर आपको भी आनंद आएगा, समाज को भी आनंद आएगा, और कहीं न कहीं तो जो ईश्वर, जो एक हम मानते हैं, उसको भी पता चलेगा कि जिस बंदे को हमने इस धरती पर भेजा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है, कई लोग इस सच्चाई से भागते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हुई जीवन में, उस गलती को भी स्वीकारिए। गलती स्वीकारने से आप ना छोटे होते हैं, ना आपको कोई सरकार फांसी पर लगाती है। गलती को जो व्यक्ति सुधारता है, वही इस सबसे बड़ा व्यक्ति बनता है, वही बलवान होता है। अगर आपने गलती को छुपाया, तो आप जैसा कोई डरपोक आदमी इस नहीं। धरती पर नहीं। जी, जी। ये बहुत ही अच्छी बात बोले कि अगर हमसे गलती हो जा रही है तो उस गलती को आपको एक्सेप्ट करना है। सर आप मीडिया से भी जुड़े हैं, आपकी खुद की एक मैगज़ीन है अग्निशिला करके। मैं पत्रकार भी कह सकता हूँ आपको। मीडिया से रिलेटेड मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा। अभी भी आप देखे होंगे धुरंधर करके मूवी रिलीज़ हुई जिसका सीज़न 1 और सीज़न 2 मतलब धुरंधर 1 और धुरंधर 2 आया। इसमें एक मीडिया के रिलेटेड एक चीज़ दिखाई गई थी कि 26/11 का जो प्लानिंग था, प्लानिंग में कहीं न कहीं प्लानिंग करने के बाद 20% हाथ था भारतीय मीडिया का जो उन्हें खबर दे रही थी। मैं नहीं बोल सकता ये साजिश मीडिया ने की थी लेकिन टीआरपी के चक्कर में आपको नहीं लगता कि हमारे बहुत सी चीज़ें लोगों तक पता चलती है जो ना पता होनी चाहिए? मेरा मानना है कि 20 नहीं, 100% था। अच्छा, नहीं मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि प्लानिंग उनकी थी। नहीं तो मतलब, आपको ये लगता है सही है? क्योंकि देखो आप प्लानिंग में नहीं हो, मगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने उन्हें उस तरह की चीज़ें वहाँ पर बैठे-बैठे, पाकिस्तान हो या जहाँ पर भी बैठ के ये लोग साजिश कर रहे थे, उन्हें एक प्रकार का टिप्स देने का काम किया। हुँ, जब हम लोग भी टीवी पर देख रहे थे, तो कहीं न कहीं तो हमें भी लग रहा था कि ये चीज़ें क्यों बताई जा रही है। हाँ, आज इज़राइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है। इज़राइल की कोई शूटिंग बाहर आ रही है क्या? नहीं, अमेरिका की कोई शूटिंग बाहर आ रही है नहीं। क्या? कहीं न कहीं तो एक देशवासी होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। टीआरपी सबको आवश्यकता होती है। इनसे स्टोरी बाद में भी आती है, मगर हमारे पास जो प्रतिस्पर्धा चल रही है कि सबसे आगे कौन, सबसे अव्वल कौन,
तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। आज भी हमारे मीडिया में जो एक प्रकार का एथिक्स होना चाहिए, जो एक प्रकार का प्रतिबंध होना चाहिए, फिर हम लोग कहेंगे कि हमारी आज़ादी पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं तो हमें एथिकल काम करने की आवश्यकता है। सरकार कोई चीज़ बताती है तो उसका इम्प्लीमेंट करना, सरकार जो चीज़ नहीं बताती उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना। कई बार हम देखते हैं कि आजकल चैट जीपीटी की खबर को अनुवाद करके एज़ इट इज़ छापने का भी काम हुँ, किया जा रहा है। हुँ, लोग एडिटर भी नहीं देखते हैं, ना संपादक देखते हैं। कई बार हेडिंग के भी बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती है। हाँ, तो हमें अपने काम में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर जो धुरंधर जो आई, धुरंधर 2 मैंने अभी तक देखी नहीं है। हाँ, तो धुरंधर में जो हिसाब से उन्होंने बताया, तो कहीं न कहीं तो उन लोगों को उसका लाभ हुआ और जो हमारे ज़्यादा लोग क्षतिग्रस्त हुए, जो ज़्यादा लोग मारे गए, तो कहीं न कहीं तो उसका लाभ उन लोगों ने वहाँ पर बैठकर लेने का काम किया। जी। सर हमारे चैनल के द्वारा मुंबई की अभी-अभी महापौर बनी हैं ऋतु तावड़े जी, उनसे कोई माँग करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुंबई महापौर का पद ये संवैधानिक पद है, गरिमाई पद है। उसकी गरिमा को बचाने के लिए चाहे मुंबई के महापौर हो, विपक्ष को भी काम करने की आवश्यकता है। महापौर को अपने आचरण में, अपनी नैतिकता में और अपनी कार्य तत्परता में उन चीज़ों से बचना चाहिए जो अधिक मतलब क्या कहते हैं उसको कि अ प्रसिद्धि वाली हो, उन्हें उन लोगों के बीच में जाना चाहिए, जो आज भी मुंबई में कई सारे ऐसे स्लम्स हैं, कई सारे ऐसे आदिवासी पाड़े हैं, जहाँ पर पानी की समस्या है, जहाँ पर झोपड़पट्टी को लेकर आंदोलन चलते रहते हैं। हुँ, जो जेन्युइन लोग हैं, उन्हें एसआरए में घर नहीं मिलता है। कुछ जेन्युइन लोग हैं, जो जिन्हें निजी डेवलपर भी कई बार धोखा देने का काम करते हैं। तो मुंबई के महापौर को जनता दरबार लेना चाहिए, क्योंकि जनता दरबार आप लेंगे, तो निश्चित तौर पर कई वार्डों की जो शिकायत होती है, क्योंकि जनता दरबार के माध्यम से लोग उनसे मिलेंगे, उसकी एक मियाद करनी चाहिए कि मैं किस महीने में, किस सप्ताह में कभी मिलूँगी। जैसे कि मुंबई के कमिश्नर देवेन भारती हर मंगलवार को शायद जनता दरबार लेते हैं और उनकी वजह से आज 90% मामलों में आपको ये सफलता मिल रही है। पुलिस स्टेशनों पर दबाव बना हुआ है, सीनियर एससीबी, डीसी पर दबाव बना हुआ है कि कभी अच्छा। कोई व्यक्ति देवेन भारती की जनता अदालत में नहीं जावे। तो कहीं न कहीं तो आप मुंबईकरों के लिए आप अगर आपने जनता अदालत जैसा कोई एक योजना लाई, लोगों को डायरेक्टली सुनने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मुंबई के लोगों को भी होगा, महापौर को भी होगा। इस पद की गरिमा भी बढ़ेगी और कहीं न कहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है पारदर्शक कारभार, जवाबदेही, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई महापालिका, उसे कहीं न कहीं तो उन्हें बल मिलने का काम होगा। जी। सर हर कोई अगर जब आईटीआई कार्यकर्ता बनने की कोशिश करता है, तो उसका एक ही सपना होता है कि मुझे अनिल गलगली बनना है। तो एक उस आईटीआई कार्यकर्ता जो आपका आपका फ़ैन होगा, काफ़ी ऐसे आईटीआई कार्यकर्ता हैं जो आपके वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो उनके लिए क्या गुरु मंत्र, एक क्या शिक्षा होगा कि अगर आपको सचमुच अनिल गलगली बनना है तो क्या करना है? देखिए कि अनिल गलगली बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया है, तो मेरा मानना है कि आप जो भी हो, क्योंकि जब मैं पत्रकारिता क्षेत्र में आया, तो मैंने अनिल गलगली बनने की कोशिश की। जब मैंने आरटीआई में काम किया, तो मैंने अनिल गलगली बनने की कोशिश की। अब लोगों को देखिए, उनका अनुकरण कीजिए, लेकिन पहले जिस माता-पिता ने आपको जन्मा है, तो उसके प्रति आपको पहली बात तो रहना पड़ेगा कि मैं इस परिवार से हूँ, इस व्यक्ति की संतान हूँ, तो आप वही बनिए। दूसरी बात, जब आप आरटीआई करते हो या सामाजिक काम में हो, तो आपका हेतु क्लियर होना चाहिए। अगर आपने उसमें पारदर्शिता नहीं लाई, तो आप पारदर्शक जानकारी नहीं माँग सकते हो। आप भी खुद जवाबदेह होना चाहिए, तब आप लोगों से जवाबदेही की माँग कर सकते हो और पहले आपको भ्रष्टाचार मुक्त तो खुद को होना पड़ेगा। आप लोगों से अपेक्षा करोगे। या अगर 3 चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट किया जीवन में, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और जब भी आप आईटीआई करते हो या कोई भी चीज़ करते हो, तो आप ताबड़तोब सरकार से भी संवाद कीजिए, हुँ, पॉलिटिकल लोगों से संवाद कीजिए। उनसे आप भागिए मत, डरिए मत, क्योंकि जो डरेगा वो मारा जाएगा, सिंपल चीज़ है। अगर आपको डरना है, तो कृपया करके आप आईटीआई मत कीजिए, क्योंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, आपका नाम भी होगा और कई बार आपको खतरा भी हो सकता है। खतरे के कई सारे प्रकार होते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको बचना है, तो डरिए मत और जो भी बातें खुलकर कीजिए। जो भी चीज़ आपके पास आती है, ताबड़तोब उसको पब्लिक डोमेन में अगर आपने लाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर आपका एक सम्मान भी बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक कामों में ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत आलटियाँ मत डालिए, सामाजिक विषयों को लेकर
परियोजनाओं को लेकर, सरकार की खामियों को लेकर अगर आपने आलटिया डालना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर आपका काम भी होगा, सरकार के दरबार में आपका वज़न भी बढ़ेगा और लोगों की निगाहों में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके हर काम को आसानी से लोग करेंगे। जी। सर, आखिरी सवाल मेरा जाते-जाते मैं राजनीति की तरफ आपको लेके जाऊँ। अभी-अभी 1-2 दिन पहले माननीय उद्धव साहब का विधान भवन से आखिरी दिन था, जहाँ पे इस सत्र को 6 साल उनको कंप्लीट हुआ। जाते-जाते उनके बारे में लोगों ने अच्छी-अच्छी बातें की, हर हर दल के लोगों ने वो अच्छी बातें की। लेकिन क्या आपको लगता है शिवसेना वर्सेस शिवसेना जो बनी और जो हो रहा है, आपकी निगाह में सही था? देखिए कि ये पूरी की एक अपनी जो हमारी जो लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था है, क्योंकि इसके पहले भी जैसे पासवान परिवार के साथ हुआ, कई सारे ऐसे उदाहरण हमारे देश में मौजूद है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि किसी ने पार्टी पर दावा किया, उसे पार्टी देने का काम किया। उससे सब कई सारे संवैधानिक उसमें पेच है, कई सारे कानूनी उसमें खामियां भी है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर मैंने किसी सांसद की, किसी एमएलए की शिकायत की, उसने गलत किया है, तो चुनाव आयोग कहता है कि आप कोर्ट में जाइए। तो हमारे पास वो प्रणाली अभी तक बनी नहीं गई है या बनाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि इस तरह के जब मामले आते हैं तो इसको चुनाव आयोग को ही निर्णय लेने की आवश्यकता है, ना कि कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है। हमारी जो व्यवस्थाएं बनी है, क्योंकि इस सब चीज़ों पर निर्णय कौन देता है? चुनाव आयोग। पंजीकरण कौन करता है? चुनाव आयोग। रद्द करने का अधिकार किसको है? चुनाव चुनाव आयोग आयोग। को। तो चुनाव आयोग उन्हें कोर्ट में जाने की सलाह क्यों देता है? तो हमारी जो पूरी भारतीय व्यवस्था है लोकतंत्र की, उसमें कहीं ना कहीं तो खामियां हैं। तो हमें उन चीज़ों का अध्ययन करके, जैसा कि हमने पहले टैक्स के कई सारे बदलाव किए, कई सारे जो पुराने जीआर को रद्द करने का काम किया, कहते कि हमने इंस्पेक्टर राज को ख़त्म किया, हमने लाल फीताशाही को बंद किया। तो इस प्रणाली को भी एक नया हमें करने की आवश्यकता है। हर चीज़ को लेकर कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज कोर्ट में इतने सारे मामले पेंडिंग है। कोर्ट में जाके आपका क्या रिजल्ट मिलेगा? उसकी कोई मियाद नहीं होती। तो मेरा मामला है कि केंद्र सरकार, संसद में इसमें बहस होनी चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। इस पर एक विचार विमर्श करके केंद्रीय चुनाव आयोग या राज्य के विषयों को राज्य चुनाव आयोग, उसको अगर आप अधिकार दोगे, उसको स्वतंत्रता दोगे, स्वतंत्र है ही है, पर उस मायने में स्वतंत्र नहीं है। हुँ। तो उन्हें अगर स्वतंत्रता देंगे तो निश्चित तौर पर शिवसेना या राष्ट्रवादी जैसे पेच आने वाले दिनों में नहीं सामने आएंगे और निश्चित तौर पर उसका हल निकलेगा जो सही होगा, तो उसको न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और हमें बहुत सी चीज़ें सिखाया। ये पॉडकास्ट मुझे लगता है अगर सचमुच अगर बात करना चाहें तो 7 घंटा 8 घंटा भी आपसे बहुत कम है, क्योंकि मज़ा तब आ रहा है कि मैं खुद भी सामने बैठ के बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख रहा हूँ आपसे और ऐसा लग रहा है कि एक आईटीआई कार्यकर्ता सचमुच एक बड़ा समाज सेवक है। समाज सेवक एनजीओ बहुत से लोग ऐसे ओपन करके रखते हैं और लगता है कि कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो आप समाज का सचमुच सेवा कर रहे हैं, ना कि आप व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं। तो सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कुछ ऐसे सवाल है जो अनिल अनिल जी से करना चाहिए या फिर मैंने नहीं पूछा है, तो आप मेरे कमेंट्स में डालिए। मेरी टीम इनसे बात करके उसका जवाब देगी और आप सबके सामने मैं एक और वादा करता हूँ कि आज नहीं तो 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 5 महीना बाद, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ इनके साथ लाइव पॉडकास्ट करूँगा। जो पॉडकास्ट ऐसा जिसमें मैं और आप बातें करेंगे और आपके सवाल मैं पूछूँगा, आपके सवाल लाइव और सर से पूछ के जवाब जी दूँगा, जी जी। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि एक महापौर को भी हमें अलग-अलग लोकेशन वाइज़ जनता दरबार लगानी चाहिए, तो मैं पॉडकास्ट के थ्रू भी लाइव करके अनिल गलगली जी से एक आपके सवाल और जवाब पूछूंगा, क्योंकि आपके सवाल बहुत ऐसे-ऐसे होंगे जो आप चाह रहे होंगे कि मैं पूछूं। मुझे पता है तकलीफ़ें स्लम में भी बहुत है, तकलीफ़ें बिल्डिंगों में भी बहुत है, तकलीफ़ लोग भी बहुत देते हैं। तो ऐसे सवाल का पक्का जो जवाब होगा इनके पास ही होगा, क्योंकि यह इतने दिन से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो के इतना एक्सपीरियंस ले लिए हैं कि जितना पूछा जाए, जितना सीखा जाए उतना कम है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।